Once it gets into the body, it becomes heroin. It's a chemical reaction that takes place. ये उस ज़माने की थोड़ी सी नॉलेज है. पर सर अब तो पल्ला नहीं बचा. अब तो दरिया में, मैंने कहा दरिया में पानी ही नहीं है, मछली कहाँ से बची होगी. और मैं उस जगह से गुजरता हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ पर एक बोर्ड लगा दूँ. दिस इज़ द स्पॉट वेयर जिन्नाज एम्बुलेंस स्टॉप. हाँ, तो आपको सिगरेट भी नहीं पीनी चाहिए. There's a lot of like ड्राई. मुझ जैसे बंदे को अलाउड है, क्योंकि वो दरख्त मुझे कहते हैं भाई यहाँ पे जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की ड्राई कमी. वेजिटेशन. You are not supposed to. When you go into these kind of forests, you are not supposed to. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. बड़ी ख़ास पॉडकास्ट है. कुछ काफ़ी महीने से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये मुलाकात हो जाए. कहीं ना कहीं ये मुलाकात लिखी हुई थी. सोशल और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, प्लांटर हैं. लोकल ज़बान में बोलें तो इनको कराची का माली भी कहा जाता है. तो हमारे साथ तौफीक पाशा फाइनली स्टूडियो के अंदर हैं. कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का फजल है. सर, ये तो हम काफ़ी ना पेजोरेटिवली इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अब माली माली. तो आप तो बड़े प्राउड माली हैं. मैं बहुत प्राउड माली हूँ. वो एक माली बाबा भी होता है, मैं वो माली बाबा नहीं हूँ. माल नहीं है, माली है. और मैं सिर्फ माली नहीं हूँ, आई एम द माली. द माली. द माली. द माली. सर, मैं यूजुअली ये कभी नहीं करता पॉडकास्ट में, लेकिन आपके साथ मेरा दिल चाह रहा है ये करने का कि जर्नी जो है, मतलब आपसे जब पूछा गया कि आप एक ऑड लाइफस्टाइल जीते हैं, आपने बोला 70% पाकिस्तान इसी तरह जीता है, हम जैसे लोगों के लिए ये ऑड है. तो हम जैसे लोगों ने क्यों ये डिसाइड किया कि आप 70% की तरह रहना चाहते हैं और मेरे जैसे बेवकूफ़ लोगों की तरह एक अपार्टमेंट के डब्बे में ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाह रहे आप? मैं हर इंसान की जर्नी एक यूनिक होती है. आम तौर पे अगर आप देखें, आप बोलें यार इसकी तो एक ऑर्डिनरी सी लाइफ है, बट उस इंसान की ऑर्डिनरी लाइफ भी एक बड़ी यूनिक स्टोरी होती है. उसी तरह मेरी बहुत यूनिक स्टोरी है. सो आई वॉज नॉट बॉर्न इन दिस कंट्री, आई वॉज बॉर्न अब्रॉड. मेरे वालदैन ने मुझे, मैं 18 महीने का था, मुझे एक लंदन टैक्सी में बिठाया और मुझे कराची ले आए. एंड शहर के अंदर PCHS के अंदर हम रहते थे, हिल पार्क और इस जगहों में साइकिलें चलाते थे हम. गाड़ी चलाना मैंने हिल पार्क पे सीखा था, बाइक्स. खूबसूरत थे हिल पार्क. आपके टाइम तो और भी खूबसूरत. 70s. मेरे बचपन में भी प्यारा. 70s. एंड 74 में मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि फार्म पे शिफ्ट हो जाते हैं. अच्छा, उस वक्त भी जो है ना, मलीर कराची से बाहर होता था और फार्म्स थे मलीर. और फार्म्स थे, और वो कराची का फूड बास्केट था. और द रेस्ट इज़ हिस्ट्री. मुझे जाके 13 साल की उम्र में फार्म पे ले जाके बिठा दिया. व्हाट ब्यूटीफुल लाइफ. उससे पहले भी जब हम सिटी में रह रहे थे तो मेरे पेरेंट्स का शौक़ था, गार्डनिंग करते थे, फ्लावर्स उगाते थे. जिस वक्त बुके कोई जानता नहीं था कि फूल भी गिफ्ट किया जाता है, तो उस वक्त हम फूल उगाते थे. और 71 फॉल ऑफ ढाका के टाइम पर वी वर ग्रोइंग पान एंड वी वर ग्रोइंग स्ट्रॉबेरीज. तो ऑलरेडी मैं उस लाइफस्टाइल में सेट हो रहा था. आफ्टर गोइंग टू द फार्म, जिस किस्म का मेरा साइकी है, it really suited me to be living among the trees and the plants, and then life happens. So at the age of 22, when my father died, I was the eldest in the home, responsible बनने की ज़रूरत थी. उस वक्त तक I can say that I was having a great time. I was working and I was bumming. I'd given up on education when I was 17 years old, and whatever was my father's businesses, and the farm was one, and as you mentioned earlier on, the loss assessment was the other one. And I had trained under him, and then my mother was my ustad. She taught me most of what I knew, and
आई हैड अ चॉइस कि उस टाइम पर हम फार्म को बेच के शहर में शिफ्ट हो जाएं. एंड आई वाज लाइक नो, व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट. Maybe it was the fear of the unknown. At least ये farm and living here is something I know. Now इसको बेच के आप शहर चले जाएं, that was too alien for me. And I just continued and I've lived that life, and yes, I have lived a very different life. तो 70s में जो एक दुनिया भर में वेव चल रही थी, एक हिप्पी जनरेशन जिसको कहा जाता है, तो आपके पेरेंट्स मुझे मेरे पेरेंट्स, अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि माय फादर वाज did his bachelor's in automobile engineering from the US pre-partition. My mother read law at Lincoln's Inn, जहाँ कायदे आज़म ने also 48, 49 में. And my father was a very strict man. In the 60s in Pakistan, he was probably the only one who wore a pair of jeans. But his attitude was very strict. तो but हम तो 70s की पैदावार है ना. तो एक दोस्त है मेरा, वो हमेशा मुझसे कहता है कि you are one of the leftovers from the hippie generation. So yes, 70s में I was studying in Habib School. बहुत strict school था, छोटे बाल, narrow tie, narrow belt, narrow बेल बॉटम्स का ज़माना था. बट स्कूल की पैंट इतनी पतली होती थी, मेरे शर्ट के अंदर पीस साइन लटका हुआ होता था. सो यस, आई हैव worn a peace sign and I've gone around saying peace brother and listening to music and all the songs that came from Woodstock. And so I think a great influence on me has come from music and from that generation which I grew up in. तो ये एक तो हम उसको ड्रग्स के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, एक पेजोरेटिवली देखते हैं, पर उसके बाद, नॉट टू गो ऑल कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ऑन यू, बट जो वॉर ऑन ड्रग्स भी हुई और जो क्रैकडाउन भी हुआ, तो कहीं ना कहीं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी वॉर सेंटिमेंट था कि भाई क्यों हम एक दूसरे को बॉम्ब मार रहे हैं, हम सारे इंसान हैं, एक साथ रहो, जियो, खुश रहो, somehow वो भी चला गया. And the next generation has lost that in a sense. Yes. अगर आप study करें the whole evolution of mankind, humankind, politically correct रहना होता है, ये mankind जो है ना, और it's very interesting. My mother came from a Gujarati speaking. My mother was Gujarati speaking. My father was Kutchi. And our first language was English. But there is a word जो हम बहुत सुनते थे एक ज़माने थे, वो था मानस. इंसान. That is where man has come from. मानस से man आया है. That's the root of man. And it does not mean the male. So if you see the evolution of mankind, it's constant change. The hippie generation, it was exclusively about the atom bomb, the war in Vietnam. It started and ended mostly in America, and then it spread out and the hippies went on their trail, ending up in Kathmandu. Right? कराची में होते थे, हम देखते थे, बीच पे पड़े हुए होते थे हिपीज. It seemed like a very ideal way of living, long hair, strumming the guitar, जूते ना पहने हुए हों, कुर्ता पहना हुआ हो, पजामा पहना हुआ हो, घूम रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं. मैंने मॉडर्न डे हिपीज देखे हैं जो दुनिया भर घूमते हैं, बट वो चीज़ें उनके अंदर नहीं. It accomplished what it had gone out to do. पिंक फ्लॉयड का वो फेमस सॉन्ग है, मदर विल दे ड्रॉप द बॉम्ब. उसके बाद जो एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर उसके ऊपर आया, तो ड्रग यस, बट अगर आप ड्रग देखें तो ड्रग की कैटेगरीज होती हैं. अब
कल हमारे यहाँ एक इंग्लिशमैन आया हुआ था और उसको मैंने पान का पत्ता तोड़ के खिलाया और मैंने कहा दिस इज़ वन ऑफ द एक्सेप्टेबल नार्कोटिक्स, क्योंकि इसके अंदर भी तंबाकू और कत्था डालते हैं जिसके बाद हिचकियाँ लेना शुरू कर देते हैं और टुन हो जाते हैं ना, बट एक्सेप्टेबल है. और दैट कॉन्वर्सेशन वेंट ऑन एंड I've always said that, say like hashish, it's a cultural thing in our part of the world, and it has been here since the last maybe 9-10,000 years. When the people came down from the steppes and entered into the subcontinent, and when they were going back, उनके जो आसार कदीमा मिले हैं उसके अंदर साइंस मिली हैं. So, and it's been there. But it was not a drug which destroyed mankind. Not like the heavy drugs that came in afterwards, heroin, cocaine, whatever, ice वगैरह. फैंटेनल अजाब बना हुआ है दुनिया में. Chemicalized हो गया ना. As long as it was organic, it was fine. I've always said that was also better than alcohol. It is better than alcohol. Right? Because अल्कोहल पीकर बंदा पीने के अलावा आपकी अगर हम बात करें नेचुरल ऑर्गेनिक, ज़ीरो, योर बॉडी हेट्स अल्कोहल. यस, इट रिजेक्ट्स इट. इट इन एवरी वे शेप और फॉर्म अल्कोहल इज़ डिज़ास्टर फॉर योर बॉडी. आपके मशरूम्स हों, आपकी LSD हो, आपकी हशीश हो, डिबेट कर लें फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं. But in terms of how your body reacts to it, your body processes it all naturally, which it does not do with alcohol. No, it doesn't. So, but then the establishment came down so heavy on the hippie culture because it was a major threat. Yeah. And it could have changed things around in the world. And what we have seen, what I have seen since then till today, कि आप जब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाते हैं, आपके छोटे विन्स होते हैं. House always wins at the end. You win certain battles. The war continues. And whoever is the strongest. How did the first king come to be? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. एक छोटा सा गांव था 150 लोगों का. उसमें एक तगड़ा सा था, उसने सबको मार मूर के बोला मैं तुम लोगों का लीडर हूँ. वो बाजू के ज़ोर से लीडर बना था, दिमाग के ज़ोर से नहीं. फिर उसने गांव के कुछ बंदे जमा किए और उसने जाके दूसरे गांव की पिटाई लगा दी और वो उस गांव का भी लीडर बन गया. सो माइट इज़ राइट ना. जो स्ट्रांग है, जिसकी लाठी उसका जोर. इसमें अमेरिका तो एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा. उसमें हम ड्रग्स की अगर बात करें, अब तो डिक्लासीफाई हो गए डॉक्यूमेंट्स कि ख़ुद आपने ब्लैक कम्युनिटीज़ में क्रैक कोकेन खुद देकर खुद क्रैक डाउन किया बिकॉज यू वांटेड टू क्रैक डाउन ऑन दोज कम्युनिटीज़. बट पाकिस्तान का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये मैंने तस्वीरें भी देखी हैं, लोगों से भी सुना है. आज जबकि एक गोरा व्लॉगर आ जाए तो सबका हार्ट अटैक आ जाता है. उसमें बिलीवेबल नहीं लगता कि लोगों ने मुझे बोला कि यार लिफ्टें मांग रहे होते थे ये गोरे हिपीज़ और हम देते नहीं थे कि हम ख़राब हो जाएंगे इन बेकार लोगों से. सो पेशावर, कराची जैसे एरियाज़ में इट्स ट्रू कि ये लोग ऐसे ही पड़े हुए होते थे और कोई ना लिफ्ट कराता था, ना वो जो अब हम होता है कि एक लड़की देख ली तो पूरा मजमा हरास करने आ बिल्कुल गया. नहीं. नन ऑफ दैट वाज हैपनिंग. खैर वो तो गोरी लड़की को तो छोड़ दें, वो पाकिस्तानी लड़की को भी देखकर हुजूम नहीं जमा होता था. ठीक है, अभी भी हम पिछले 2-3 दिनों में ये बड़ी डिस्कशंस हुई हैं. आज स्कूटीज़ चला रही हैं ख़वातीन, चला रही हैं एल्डरली वुमेन, young girls. At that time in the 70s, it was common to see a girl riding a bike. It was common to see a girl sitting in the back wearing a skirt on a bike. आज हम देखते हैं कोई बेचारा बंदा अपनी बेटियों को बाइक पर लेकर जा रहा होता है और वो बाकी बाइक वाले उसको किस तरह रोड पे तंग कर रहे होते हैं. मैंने देखा है, मैं तो अपनी गाड़ी चढ़ाने लगता हूँ उनके ऊपर के भाई हटो, उस बेचारे को छोड़ो यार. तो जो औरत की पोजीशन है हमारे मुल्क में, वो तो बद से बदतर हो गई. एंड
सलाम करता हूँ औरतों को जो उस स्ट्रगल को कंटिन्यू रख रहे हैं. दे ऑल्सो गेन स्पेस, बट द एंटी वुमन ग्रुप इज मच स्ट्रॉन्गर. अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं. उसकी वजह क्या है? जो ड्रग्स का आपने ब्लैक्स का कहा फॉर द यूएस, there are certain segments of society, ethnicity in Pakistan, जिनको ड्रग्स के अंदर भी धकेला गया और डाला गया, और that becomes an excuse then to come down heavy on them. And it is कि आप उनको डिस्ट्रॉय भी करना चाहते हैं ना. ड्रग्स में लगा के दो चीज़ें हो गई, उनको क्रिमिनलाइज कर दिया और उनके ब्रेन को आपने मार दिया ना. तो मार्टिन लूथर किंग के बाद तो आपको ज़रूरत थी कि यार इनको तो दबाओ. उसी तरह पाकिस्तान में भी हुआ. इफ़ यू सी कि इस पेशे में जो लोग हैं वो कहाँ हैं, वेयर इज़ इट सेंट्रलाइज्ड. सो कराची के अंदर गढ़ क्या है, क्या माना जाता था? लियारी. एंड हु आर द पीपल हु लिव इन लियारी? सो बलोच ना. यस, इंडिजिनस बलोच. यस. And but taking you back into the 70s, मैंने दुकानें देखी हैं जिस पे बाहर साइन बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पे चर्स, भंग और अफीम दस्तयाब है. और अफीम तो बहुत अरसे तक परमिट पर मिला करता था, क्योंकि जो एक एडिक्ट है अब उसको तो चाहिए, तो उसको परमिट मिला हुआ होता था. वो दवाई के तौर पे अपनी अफीम ख़रीदता था. मैंने 80s तक लोगों को मेरा एक टेलर था सई बाबा तारिक रोड पे, तो उसका तो वो एक चर्च का सिगरेट यहीं पड़ा हुआ होता था, बुझ जाता, वो जला लेता, फिर वो रख देता, अपना टेलरिंग कर रहा होता था, और फिर अपनी डिब्बी लेकर उसमें से थोड़ा सा अफीम लेकर साइड पर रख देता था. अफीम इज मॉर्फिन. अफीम इज ओपियम. इज ओपियम. दैट इज जो पॉपी के ऊपर से उसको स्क्रैप करके उसमें से जो दूध निकलता है वो रॉ अफीम होता है. मिल्क ऑफ द पॉपी जो मॉर्फिन की तरह पहले ज़माने में यूज़ करते थे. उस ओपियम को फिर प्रोसेस करके उससे मॉर्फिन एंड हेरोइन बनता है. एंड अमेजिंग थिंग इज दैट व्हेन they give you morphine as a painkiller, which they used to at one time. I don't know whether they still do. Once it gets into the body, it becomes heroin. It's a chemical reaction that takes place. ये उस ज़माने की थोड़ी सी नॉलेज है. ये हमने क्यों इतनी हमारी एंशिएंट नॉलेज या जो हमारा कल्चर है उससे हम इतने दूर क्यों हो गए? सो लाइक मैं सिंधी हूँ, भंग सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ द कल्चर, कि वो लोग मेडिसिनली भी कर रहे हैं, घर में भी उग रहा है. नॉट टू से कि अब ये लोग सारे चर्ची ड्रगी हैं. इट्स अ नॉर्मल भंग थिंग. तो गर्मी के मौसम में तो गर्मी को बीट करने के लिए था ना. और जिस आदमी ने दिन भर धूप में, सख्त धूप में 40, 45, 48 टेम्परेचर में काम करना था, तो वो क्या करता? तो वो तो भंग का ग्लास 2 ग्लास पीता था, उसको फिर गर्मी का कोई असर नहीं था. सिंध में आज आप अपने घर में भंग का पौधा, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिस्टर प्लांट टू भंग, आप अगर व्हाट इज द सिस्टर प्लांट? मारिजुआना. ओके, ठीक है ना. वीट, वो आप दोनों पत्ते साथ में रखें तो आप पहचान नहीं सकते हैं, जब फूल देखते हैं तो पहचानते हैं. आई एम अ गार्डनर, ओके, दैट्स वेयर माय नॉलेज कम्स फ्रॉम. दिस इज ऑल प्योरली एकेडमिक. अगर सिंध में कोई भंग उगा ले तो पुलिस उसको उठा के ले जाती है. आज से नहीं, पिछले 20, 30, 40 सालों से है. फिर भी लोग छुपा के उगाते हैं, बट ओपनली नहीं उगाते हैं. पंजाब में तो भंग जो है वो तो उग रही है, पापड़ मिल रहे होते हैं भंग के. बिल्कुल. और लाहौर में आप चले जाएं तो वो खाली प्लॉटों में भंग उग रही होती, इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं. और वहाँ से लेकर आप इस्लामाबाद चले जाएं, वो अमेरिकन ने कितनी एरियल स्प्रेइंग की है वो उसको मारने के लिए. वो तो एक इंडिजिनस है ना. हम, इट्स नॉट ओनली दिस दैट वी हैव गॉन अवे फ्रॉम. ओके, जितना हमारा जो कल्चरली रिच थे हम, जितनी नॉलेज थी हमारे जड़ी बूटियों के बारे में, दवाई के बारे में,
उससे तो हम बिल्कुल दूर ले गए। दैट मे बी द कैपिटलिस्ट वे। लेबल के साथ में दवाई बेचनी थी, तो सौंफ का अरक अगर आप पीकर आपका पेट का दर्द दूर हो जाए तो फिर गोली कौन खरीदेगा ना। जाओ अभी, उसको अभी पेट में दर्द हो रहा है, नीचे अभी जाओ सौंफ का अरक, इट इज सो गुड। आजकल जो सौंफ का अरक मिलता है, बोतल में मिलता है, वो इतना डाइल्यूटेड है कि आपको एक ग्लास भर के पीना होता है, वरना उसके 2 चम्मच लेकर थोड़ा सा इतने पानी में मिक्स करके अम्मा पिलाती थी और पेट का दर्द दूर हो जाता था। सो इट इज द कैपिटलिस्ट वे, बिग बिजनेस। तो आप कुछ हैं जो डेली आपके कुछ रिचुअल्स हैं, डू टेक एनी? मैं सिगरेट बहुत पीता हूँ और चाय बहुत जो पीता हूँ। अच्छा है, जो अच्छा है फॉर यू। आई स्टार्टेड हल्दी वाटर विद लेमन इन द मॉर्निंग। आई डोंट नो। नो, आई डोंट डू एनी ऑफ दिस No? स्टफ। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गोश्तखोर आदमी हूँ। मुझे थोड़ी सी रोटी और गोश्त चाहिए होता है। दिन में 24 घंटे में एक मरतबा मिल जाए और 4-6 प्याली चाय की मिल जाए तो आई एम गुड। ये टोटके शोटकों में आई एम नॉट इनटू इट। आई मीन दीज आर जनरल डेट्स पे। तो जिस तरह इवन हमारा जो खाना है, आई थिंक पार्ट ऑफ द रीजन इट हैज सो मच जिंजर एंड गार्लिक एंड स्पाइसेस कि वो एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक क्वालिटीज होती हैं उसमें। दी ओनली थिंग हमने जो गलती की है ना कि हम उसको पका के मार देते हैं। तो हल्दी, देखें, लोग ये समझते हैं और हमारे पास आते हैं और कहते हैं यार मुझे फलानी चीज़ का पत्ता दे दो, फलाना दे दो, एंड स्पेशली वे कैंसर इज़ कंसर्न कि उससे कैंसर जो है ना वो सेल्स मरते हैं। हाँ ठीक है, होता होगा, बट ऐसा नहीं है। आपकी डाइट में अगर कुछ चीज़ें शामिल हों और आपने सारी ज़िंदगी वो खाए हों तो आपको वो बीमारियां फिर नहीं होती हैं। बट अगेन उनको मार के नहीं खाना है आपने। लहसुन आप खाएं, इट्स अ ब्लड थिनर, इट इज़ सो गुड फॉर योर ब्लड। बट आपने लहसुन को पहले तो पीस के, चलें आप पीस के खा लें, मज़े के वैसे होता है ना, बहुत मज़े का होता है। लेकिन आप उसको जब पका देते हैं, हल्दी को आप पका देते हैं, आप सब्जी को, पालक को, भिंडी को, उसको ऑलमोस्ट AK-47 लेकर आपने उसको 25 राउंड गोलियों के मार के फिर पसंद है ना मुझे फ्राइड भिंडी, इतनी मुझे अच्छी लगती है ना, कड़क कड़क बिल्कुल क्रिस्पी। आई नो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 हो जाती है, बट इतनी मजे की होती है। बट एट द सेम टाइम मुझे, आई हैव the lifestyle that I have led, mashallah, God has been very kind to me. अभी recently I needed to, twice in the last 1 year, मैंने अपने blood tests वगैरह सारे टेस्ट करवाए। तुक्के में जाके खड़ा हो गया, उसको मैंने कहा यार टेस्ट करवाना है, इसे पर्ची, ऐसे पर्ची नहीं, मैं यार वो कंप्लीट ब्लड पिक्चर कर दो और क्या करना है। हाँ यार एक लिवर फंक्शन भी कर दो, किडनी फंक्शन भी कर दो। मैंने फिर, मेरा एक नेफ्यू है, ही इज़ अ डॉक्टर इन वन ऑफ द बिग हॉस्पिटल्स, मैंने उसको रिजल्ट्स दिखाए तो उसने कहा पाशा भाई किसको भेजा था तुमने? तो दिस इज़ अ वेरी यंग मैन्स टेस्ट रिपोर्ट। सो आई सेड आई एम 37 years old, तो ये मेरा ही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह द लाइफस्टाइल दैट आई हैव लेड, ऑफ कोर्स वी हैव अब्यूज्ड आवर बॉडीज टू सम एक्सटेंट, but I have lived a healthy lifestyle. I think the air that I breathe and the physically active life I have led, at the age of 37, alhamdulillah, मैं 4 चम्मच चीनी हर मग में पीता हूँ और 6 मग्स पीता हूँ, लेकिन मेरा जो शुगर का लेवल है was absolutely smack in the middle, no cholesterol, nothing, everything, every value is alhamdulillah perfect. So, every value of mine is out of whack. हम दोनों जब टेस्ट कराएंगे ना और हम दोनों बैठे होंगे तो डॉक्टर्स को लगेगा मेरी आपकी रिपोर्ट है और आपकी मेरी हो सकता है रिपोर्ट है। तो आप कह रहे हैं गार्लिक और जिंजर जो है फिर किस तरह कंज्यूम करें टू गेट देयर हेल्थ बेनिफिट्स? देखो, जो चाइनीज और जापानीज किस तरह खाता है, वो उसको पा बॉयल करता है, उसको पा कुक करता है, उसको पका के मार नहीं डालता है, वो कच्चा पक्का खाता है। गरम चाय में लाइक जिंजर टी एंड स्टफ दैट यू कैन डू दैट। या अपने खाने में भी आप थोड़ा सा कच्चा पक्का बनाए ना, आपको क्या जरूरत है उसको जान से मार देने की। जब आप गार्लिक जिंजर पेस्ट बनाते हैं और फिर आप गार्लिक जिंजर पेस्ट में जब चिकन या कुछ पकाते हैं
फिर मज़ा आता है है ना। ना। इवन प्याज वो जो बिल्कुल ब्राउन काले हो जाए ना, फिर उसके अंदर पकाना। एंड उसके भी तरीके हैं। जो लोग ये समझते हैं कि क्योंकि उस गोश्त को या मुर्गी को पकने में टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ें आप शुरू से डाल दें उसके साथ में, तो वो तो ख़त्म हो जाती हैं। तो आप वो वाली चीज़ें जो हैं वो आपका जब गोश्त थोड़ा सा कुक हो जाए उसके बाद डालें ना। और आप गार्लिक तो मैं तो आई मीन आप खाना खा रहे हो और एक गार्लिक का पीस मुंह में आ जाए, क्या बात है यार। और जिंजर गार्लिक ये चॉप करके इनको ज़रूरी है कि पेस्ट, आप थोड़ा सा पेस्ट चाहिए, एक्चुअली वो गलाने के लिए डालते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम कौन सी चीज़ किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बस वो इस्तेमाल हो रही है, पहले से इस्तेमाल हो रही है तो हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा उसका पेस्ट डालें और फिर कुछ चंक्स भी तो डालें ना, तो मुंह में भी तो आए ना, कुछ मज़ा भी तो आए। व्हाट्स योर टेक ऑन दीज ऑयल्स? विच वंस? ये जो अभी जो आप बता रहे थे, सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो हम तेल बेसिकली जो 90% शायद पाकिस्तानी घरों में यूज़ हो रहा है। यार अब तो आजकल तो ये सीड ऑयल्स के बारे में जो नई रिपोर्ट है वो ये है कि ये ख़राब है, और जो हमको बंद करवाया था असली घी उसको आप खाना शुरू करें, एक चम्मच ले लें देसी घी का। आई थिंक एवरीथिंग नेचुरल इन इट्स फॉर्म इज गुड विद इन मॉडरेशन। हमारा एक और ये जो ऑर्गेनिक ग्रोअर्स और ये जो फार्मर्स मार्केट्स वाले लोग हैं, हम ये कहते हैं कि ईट सीजनल एंड ईट लोकल। एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कुछ इलाकों में बहुत कम चीज़ें उगती हैं, तो फिर आप सिर्फ उन पे तो नहीं गुजारा कर सकते हैं ना, आपको सेब भी तो खाना है। अब सिंध में सेब कहाँ होता है, तो क्या सिर्फ केला खा के सारी ज़िंदगी केला और आम खा के गुजारेंगे? मैं थर गया हुआ था रिसेंटली, the amount, the cuisine that they have, they've really adapted to what's around them. Yes. और ऐसा नहीं है कि आप टॉर्चर, नो, लाइक भे एंड ऑल, इट्स फिनोमिनल। मतलब वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है जी, और बहुत कुछ है। yeah? बट थर की अगर आप बात करें, मैं आई एम बिट रेडिकल अबाउट थर और कंट्रोवर्शियल हूँ, बिकॉज मेरा सवाल ये था कि इज़ द काउ एंड द गोट एंड इंडिजिनस एनिमल ऑफ थर। और गाय और बकरी जो है, एक घराने में 5 या 8 लोग होंगे, उनके पास 25 जानवर है। पानी कौन ज़्यादा पी रहा है? जानवर पी रहा है। हरियाली कौन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है? जानवर कर रहा है। तो इट इज़ इंडिजिनस पीपल एंड अप ओवर एक्सप्लॉइटिंग देयर रिसोर्सेज, ये हो जाता है। ये गाय और बकरी, मानता हूँ उनका सीडी है, उनका कैश डिपॉजिट है। बच्चा बीमार हो गया, बकरी बेच दो, बच्चे की शादी है, गाय को बेच दो, बीवी बीमार हो गई, बच्चा पैदा होने वाला है, गाय बेच दो, बकरी बेच दो, वो उनका कैश है। बट दैट डजंट मीन कि एट वन टाइम दे विल हैव टू लीव थर, बिकॉज उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, वो पानी ख़त्म हो जाएगा। और अब तो थर के अंदर हर किसी ने बोर करके सोलर पंप लगाया हुआ है। अबे भाई, पहले ये तो देखो कि सबसॉइल वाटर कितना है आपके पास। हमारे यहाँ एक मर्तबा किसी से मैंने ये जिक्र किया था, तो उसने कहा कि सर समंदर में मछली कैसे ख़त्म हो सकती है। मैंने कहा जा यार, हम दरिया सिंध के किनारे हैं, जाके एक पल्ला तो ले आ। बोला सर अब तो पल्ला नहीं बचा, अब तो दरिया में, मैंने कहा दरिया में पानी ही नहीं है, मछली कहाँ से बची होगी। तो ये दीज आर नॉट अनएंडिंग रिसोर्सेज। अब मलीर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ पिछले 50 साल से, पानी की कोई कमी नहीं थी। हम कुएं पर जाके यूं करके हाथ रख के उसका पानी पीते थे। वो पानी कड़वा हो गया और ख़त्म हो गया क्योंकि वो ओवर एक्सप्लॉइट हो गया। एंड ऑफ कोर्स सर्टन अदर थिंग्स हैपन जिसकी वजह से उसकी रिचार्जिंग नहीं हो रही थी ना। वो बजरी निकाल के कराची शायद डेवलप हो गया, तो सैंड माइनिंग की बहरिया टाउन बना। जी। बहरिया तो यार अब आया है ना, मलीर, कैंट, बहरिया, जो भी पूरा कराची
अब जाके पिछले 10 साल हुए होंगे कि वो नूरियाबाद वगैरह से बजरी आती है, वरना तो मलहर नदी से बजरी आती थी और अभी भी निकलती है। हफीज़ बलोच कहते हैं दुबई तक बेची है आपने। बोलते हैं हो सकता है गई हो, दुबई बना है इन पर। लेकिन मेरा उनके लिए एक सवाल है, मलहर का जो इंडिजिनस वो थे जोके। The Jokias are the original landowners of Malir and all this Gatap and Konkan and all these areas, Kathor. उन्होंने ही ज़मीनें बेची ना। मैं मानता हूं कि एक 25 साल की इनकम जो आप ज़मीन से 25 साल में कमाते, वो बेच के आपको एक झटके में मिल जाती है। आप ये देखें कि जितने लोगों ने ज़मीनें बेची उनके पास वो पैसे हैं अभी तक या वो उड़ा गए। But it is the indigenous people of Malir. The landowners were the Jokias. The workers over there are the Baloch. इसमें लशारी और कलमती और ये हैं जो मलीर में आकर सेटल हुए। ज़मीनें किसने बेची मलीर की? इन्होंने ही बेची ना। टाउनशिप्स, कल वो बंदा हैरान हो गया, वो if you look even at a satellite image of my farm, I'm surrounded by residential. एक वो piece of land है और चारों तरफ घर बने हुए हैं, ठीक है ना। वो किसने बेची ज़मीनें? काफ़ी फार्मर्स ने तो एनेक्डोटली बोला है कि उनको काफ़ी हाउंड किया गया उनकी ज़मीनों के सामने लाकर गन्स के साथ। ये आई मीन दे वर हाउंडेड। वो अभी हुआ है, वो पिछले 10 साल में हुआ है। I've spent 51 years and a few months over there. मैंने देखा है जिन लोगों ने ज़मीनें बेची हैं। That only happened in the last few years. आप कहते हैं 10 साल हो गए, क्योंकि टाइम को गुजरते हुए भी वक्त नहीं लगता है, तो आप कहते हैं 10 साल में हुआ है। जैसे आपने कहा ना बजरी के बारे में, ठीक है, ये नूरियाबाद से आ रही है, ये 10 साल हुए हैं, 15 साल हुए होंगे। ये बहरिया और ये दूसरे टाउन जो बने हैं जहाँ पे फोर्स्ड एक्सपल्शन हुई है लोगों की, दैट इज़ इन रीसेंट टाइम्स। बाकी मलीर का जो एरिया था, जो हमारा एरिया है और मेमन गोट है और दसना चन्नो है और ऑल दीज एरियाज, वन रीज़न इज़ गुर्बत। लाइक आई सेड कि वो बंदा जो 25 साल में नहीं कमा सकता है, वो उसको झटके में पैसे मिल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब आप ज़मीन बेच के पैसे देना, इट्स वेरी फ्यू पीपल जिनके पास वो पैसे रहते हैं। आई मीन अब मलीर कैंट अगर आपने बनाना है, तो अगर कोई नहीं भी बेचना चाहे तो उसके पास क्या ऑप्शन? अगर आपने डिसाइड कर लिया, अब जिस तरह अभी DHA मुल्तान बना है, बड़ी लोगों ने शिकायत की कि हमारे मैंगो फार्म्स थे, आप क्या स्टैंड ले सकते हो? ओकाड़ा फार्म्स में स्टैंड लेने की कोशिश की ना, गोलियां चली। जी, ये एक दिस वन थिंग दैट हैज हैपेंड इन पाकिस्तान, एंड इट इज़ नॉट ओनली द टेकिंग ओवर ऑफ द लैंड, it's taking over of the jobs, it's taking over of everything. This has been, पता नहीं पाकिस्तान के साथ में ये क्यों हुआ, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो 1947 से पहले शुरू हो गई थी, 1 साल 2 साल पहले शुरू हो गई थी और 47 के बाद ठक हो गया। मैं गडानी जाता हूँ महीने में 4 मरतबा, और मैं उस जगह से गुज़रता हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ पर एक बोर्ड लगा दूँ, दिस इज़ द स्पॉट वेयर जिन्नाज एम्बुलेंस स्टॉप्ड। जिन्ना की, और मैं कायदे आज़म का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि कायदे आज़म रिश्वत है। आप किसी दुकान में जाते हैं, आप कहते हैं मुझे चाय का पैकेट दो, ये कितने कायदे आज़म का है? नहीं, आप कहते हैं कितने रुपए का है। वो जब रिश्वत लेने का टाइम आता है तो वो कायदे आज़म का नाम आता है, वरना कायदे आज़म का नाम लोग लेते नहीं हैं, और जिन्ना को तो लोग भूल गए हैं। What all happened, you know, those formative years of Pakistan, the first 15 years of Pakistan, वो आज पॉइंट पर पहुंचा हुआ है।
जी मैंने देखा, ये बुक यहाँ पड़ी हुई थी. What happened? What went wrong? What went? I saw the book. आज आपके लिए. Thank you very much. I saw it lying over here, and there is so much. Yeah, yeah. There is so much. मैंने एक दिन यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था, YLC. Shireen Naqvi, she's the one who's right. Her son is married to my daughter, so we're very close. और उसने मुझे कहा था यार आपने YLC पर आके बात करनी है. मैं थोड़ी सी रेडिकल बात करता हूँ. तो खैर बातें करते करते मैंने पूछा ये आई चुंदरीकर कौन था, किसी ने सुना है आई चुंदरीकर का? तो वो क्योंकि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जमा होते हैं तो कराची वालों ने हाथ उठा लिया. मैंने कहा मैं रोड की नहीं बात कर रहा हूँ, ये रोड किसके नाम पे रखा गया था? ये जो नाम है मोहम्मद अली बोगरा कौन था हम नहीं जानते हैं ना. इफ यू डोंट नो हु मोहम्मद अली बोगरा वाज, who was the man who gave the name Pakistan? Where is he buried? But I mean, mixed legacy है ना. आया चुंदरीकर की भी mixed legacy है. It's not. No. I'm not saying कि no, बिल्कुल. They all these people. Yeah, I mean. Are to be blamed. Yeah. But we don't even know who they were. How would we know whether they are to be blamed or not? Because हमने तो history नहीं पढ़ी है ना हमारे मुल्क की. आप किसी भी स्टूडेंट को, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे को उठा के, आप स्टूडेंट को उठा के कहें उससे हिस्ट्री पूछें, उसको क्या पता है? There was a 35-year-old girl, woman, जिसके सामने मैंने ईस्ट पाकिस्तान कहा. She said, हैं? ईस्ट पाक. You know, for a very long time, अब ईस्ट पाकिस्तान की और बांग्लादेश की बातें फिर ज़्यादा हो गई हैं कुछ सालों से. वरना तो for a very long time, forget the acceptance of it. वो भुट्टो साहब गए और पहली मर्तबा और हमने एक्सेप्ट किया बांग्लादेश को. लेकिन उसके बाद भी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने उसको ढांक के रखा ना. डिलीट कर दिया, हिस्ट्री बुक से भी डिलीट किया है ना. जी. मुझे किसी ने पूछा था कि व्हाट इज पाकिस्तान फॉर यू, तो मैंने कहा ये. बट 30-40 years ago, if you'd asked me, I would have done this and I would have done this. हमने पाकिस्तान का नक्शा चेंज होना जो है एक्सेप्ट किया है. हमने पाकिस्तान का नक्शा चेंज होना एक्सेप्ट कर लिया ना. सो हमने तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया जो हम समझते हैं कि वो फ्रॉम द रिडिकुलस टू द सबलाइम, वो भी हमारे मुल्क में हो चुका है. और हम उसको कहते हैं यार वो पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है. वो हम पाकिस्तान को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं. वो चोरी करता है, वो रिश्वत लेता है, वो गलत रोड पे जाता है, वो कहता है जी पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है. वाई इज इट दैट पाकिस्तान में ऐसा होता है? ये क्या एक खामी है? वेदर इट वॉज अबाउट द वुमेन, इट्स अबाउट द चिल्ड्रन, इट्स अबाउट एवरीथिंग, every negative aspect in Pakistan. Why is it कि वो इतना बड़ा हो जाता है? आप लोगों को एक, चाहे उसने लफ्ज़ कहा है या नहीं कहा है, उसके चक्कर में आप उसको जला देते हैं, उसको लिंच कर देते हैं. आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम, अभी वो छोटी सी गाड़ी में वो 2 लोगों को जला दिया, पहले उसको पत्थर मार मार के फिर गाड़ी को जला दिया. यार फॉर गॉड सेक्स, आप कैसे इंसानों को इस तरह मार सकते हैं? इतना आसानी से लोगों का कत्ल कर देते हैं. Why is it that our people are like this? Because it's a doctrine. आपने उनको तैयार किया है ना, और हमने उसका रिवर्सल के लिए या एक दूसरा नैरेटिव के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे हैं. जो लोग कर रहे हैं वो आइसोलेटेड अपने अपने छोटे बबल्स में काम कर रहे हैं. एंड आर वी, देन आई चेंज इट फ्रॉम दे टू वी, आर वी इफेक्टिव? वी कैन कन्वर्ट अ फ्यू पीपल एट अ टाइम. सो टू ब्रिंग अबाउट दैट मेजर चेंज माइट टेक अस another 50 years. Will we be able to make a change? तो सर जब हम जनरली इस तरह की बातें करते हैं, समटाइम्स लोग
फिर वो थोड़ा उनका रेसिज्म भी बाहर आ जाता है कि हम तो शायद हैं ही ऐसे, या तो हम हैं। इवन अगर हम अभी हरासमेंट की जिक्र कर रहे थे कि इंडिया को ब्लेम किया जाता है, पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है। इंडिया की भी अगर आप तारीख़ देखें, साउथ में जो टेम्पल्स होते थे, उधर का जो कल्चर था, या अभी यहाँ हम पाकिस्तान में हिप्पीज़ की बात करें, तो एक डेग्रेडेशन हुई है। एक आपने ख़ास तरह के मर्द बनाए हैं जो जिनको लगता है कि औरत को देख के पागल हो जाना नॉर्मल है, और अगर कोई नहीं हो रहा तो वो एबनॉर्मल है। तो द सोसाइटी दैट you've सीन, आप क्या देखते हैं? लेट्स से 70s to 80s क्या डेग्रेडेशन हुई? व्हाट वेंट रॉन्ग? So I remember even being young and having the Shia Sunni problems in Karachi. This is the 70s? 70s. Okay. And बट फिर भी इट वाज, वो मुहर्रम के टाइम पर थोड़ा बहुत हो जाता था, जनरली नहीं था। सेक्टेरियन, आई नो लोग नाराज़ होते हैं कि आप हर चीज़ ज़िया पे डाल देते हैं, बट सेक्टेरियनिज्म का तो 90% ब्लेम ज़िया पे जाता है। जी, उधर ही से शुरू हुआ वो। मकसद है कि शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उसका ढोल बजा के उसको अपनी 100% पहुंचा दिया अल्टीमेट। एंड not only sectarianism, terrorism, the violence, weapons, the hard drugs, the weapons, it all came in. Maybe he was just the person at that time and he gets blamed because the international geopolitics was such. Russia invaded Afghanistan and America had to defend, and so even in the Vietnam War, the body bags were going without bodies and they were going with drugs back to the US, na? And I think these things finance a lot of stuff, na? The drugs and the guns, and they finance a lot of stuff. मैं तो समझता हूँ बिल्कुल बिगड़ गया है। अब डरते। I also work for an American news channel, PBS, and I arrange their shoots and I'm a fixer for them. Strange title. ठीक है, उर्दू में ना बोलें बस। हाँ। तो एक स्टोरी हमने की थी on being Christian in Pakistan. तो ह्यूमन राइट्स कमीशन पे गए थे, उनसे वो पूछ रहे थे कि वो बंदा कह रहा था, उसने पूछा कि सो हाउ मेनी क्रिश्चियंस हैव बीन किल्ड इन पाकिस्तान दिस ईयर। इसलिए these days they're not going after the Christians and the Hindus. तो खैर उसने कहा तो कुछ और था, लेकिन basically what he turned around and said is that these days they're going after the Shias. And वो एक रूज पे पहुंच गया था उस वक्त पे, शिया किलिंग्स। अब थोड़ा सा काम डाउन कर गया है। मैं क्या कहूँ, ये इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये चीज़ें क्यों हुई, किसने करवाया। ब्रिटिश का सिखाया हुआ है, डिवाइड एंड रूल। इनको लड़ाओ, इनको तकलीफ में डालो, इनको बिजली ना मिले, पानी ना मिले, गैस ना मिले। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ व्हेन आई स्पीक टू द यंगस्टर्स कि 40 साल के बाद व्हेन यू पीपल आर ऑन टॉप, अगर रोडों पे इसी तरह खड्डे होंगे, बिजली की लोड शेडिंग हो रही होगी, पानी नहीं आ रहा होगा, लोग मारे जा रहे होंगे सड़कों पे, तो आई विल कम एंड हॉन्ट यू। मेरी रूह आके आपको हॉन्ट करेगी। सर इसमें एक वो अभी जो आप थर का भी जिक्र कर रहे थे, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव नहीं है कि इन्वायरमेंटलिज्म थोड़े नहीं है, मैं नहीं मानता है, लेकिन अगर कोई कहे कि ये अमीरों के चोंचले हैं, अगर आप दरख्त लगाएं, दरख्त काटें, पर अगर मेरा बच्चा भूखा है और मैं दरख्त काटता हूँ उसको बेचने के लिए क्योंकि आपने मुझे कुछ नहीं दिया, तो मैं आपकी स्टोरी का विलन कैसे हो गया? मैंने इस बात को, इस पॉइंट को मैं हर जगह पे रेस करता हूँ। ओके, मैं यहाँ गडानी कोस्टल बेल्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे अरेबिक गम ट्री बहुत कॉमनली उगता था, ठीक है ना, और यहाँ पे जंगलात थे, और अंग्रेजी का वर्ड जंगल, नॉट फॉरेस्ट। मेरा इस पे भी एक, क्या फ़र्क है दोनों में, बता दें ज़रा टेक्निकली। अच्छा, टेक्निकली अगर आप डिक्शनरी वगैरह में ढूंढेंगे तो कहीं आपको कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा।
फॉरेस्ट जो होते हैं ये वो तनावर दरख्त होते हैं, अमेज़न है ना। चले अमेज़न मत जाएं, आप स्वाद चले जाएं, आप छांगा मांगा भी नहीं, आप गलियात में चले जाएं जहाँ पे वो पाइन ट्रीज और दियार के और इस किस्म के होते हैं, ओ लंबे लंबे दरख्त। जंगल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मीडियम टू लो हाइट के दरख्त होते हैं, वो ज़्यादातर कांटे वाले दरख्त होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वो जंगल होते हैं। तो हमारे यहाँ सिंध बलूचिस्तान में लोअर में ये जंगलात थे, जंगल थे, और कीकड़ के और कंडी और इस किस्म की चीज़ें। आप थोड़ा सा कोस्टल बेल्ट में आगे चले जाएं, बेला वगैरह की तरफ चले जाएं तो लई, और जिसको वहाँ पे गज़ कहते हैं, और हमारे यहाँ इसको भांट, जिससे वो झुगियाँ बनती हैं, और एक ज़माने में फल के टोकरे बनते थे भांट से। वो उसकी वैरायटी जो बेला वगैरह में होती है, आपको सन वगैरह में मिलेंगे, उसके इतने बड़े बड़े तने होते हैं, वो लंबे दरख्त बनते हैं। तो वो ओवर एक्सप्लॉइट हो गया, ठीक है। अब एक वक्त तक तो ठीक है, वो जब पुराने ज़माने में था वो तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखा इसमें से गोंद निकल रहा है यार, थोड़ा थोड़ा वो गोंद जमा करते हैं इधर इधर दरख्तों से, काटो दरख्त को, सारा खून निकाल दो, उसका 5 किलो निकल आएगा, आपको 5,000 रुपये का उसमें से वो खून निकल आएगा। उसके बाद लकड़ी बेच देना, कोयला बना लो, जो आपके टिमर के साथ हो रहा है, आपके ये मैंग्रोव्स के साथ में हो रहा है। ऑब्वियसली मैंने 4,000 साल पुराना दरख्त की लकड़ी खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते हुए देखा है, लेकिन वो क्या करेगा, अपने बच्चों को भूख से मरने देगा? वो दरख्त को नहीं काटेगा। 4,000 क्या 40,000 साल पुराना दरख्त होगा, वो काटेगा, उसको लकड़ी चाहिए। तो यहाँ पे लोग अपने ऊँटों पर डाल के, गधों पर डाल के, जानवरों के ऊपर डाल के लकड़ी ला के बेचते हैं। वो क्या करेंगे, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है ना। हमने उन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड लाइवलीहुड। वही बात हो गई थर में, आप उनसे जानवर ले लें, उनको एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड का तरीका दे देना। द थर इज द 7th मोस्ट वेजिटेटिव डेजर्ट इन द वर्ल्ड। 7वें नंबर पे है, पहले 3 में से नहीं है, लेकिन फिर भी 7वें नंबर से। आप ये तो चेक करें कि कितने डेजर्ट्स हैं दुनिया में ना, तो इट्स अ वेरी ग्रीन डेजर्ट। आप कब फ्री हैं, चले एक थर चक्कर मार के। हेलो हेलो साईं, तो अब आजकल तो ग्रीन भी बहुत ज्यादा हुआ, जबरदस्त हुआ हुआ, खूबसूरत हुआ हुआ है। जबरदस्त ड्रोन रेंट आउट करके एक चक्कर मार कर आते हैं जरा। बिल्कुल चलो, थर की स्टोरी हमें सुनानी है। थर है हमारे पास। मैंने आज से कुछ साल पहले डिसाइड किया, माय फादर वाज अ ट्रैवलर एंड अर्ली 50s में, 52-53 में ही वेंट टू, आजकल तो हम कैलाश कहते हैं, उस ज़माने में उसको काफरिस्तान कहा जाता था। तो ही हैड बीन टू द कैलाश वैली इन द अर्ली 50s एंड ही वेंट टू चंद्रगुप्त, द मड वॉल्केनोज एंड ये सारी जगहें। एक जगह की वो बात करते थे, आप तक मैं नहीं ढूंढ सका हूँ, वो है सुनहरी जबल, जहाँ पे ये सल्फ़र हिल्स, छोटे छोटे सल्फ़र हिल्स हैं। वो क्योंकि इतना कलरफुल होता है तो उसका नाम सुनहरी जबल है। इट्स सपोज टू बी समवेयर हियर, लेकिन मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। तो मैं लोगों को, आई वेंट टू कैलाश, दिस व्हाट माय फादर हैड टॉक्ड अबाउट, आई वांटेड टू सी, एंड आई वेंट एंड सॉ द मड वॉल्केनो एंड आई वेंट टू अस्तोला। तो इको ट्रैवलिंग एंड इन फैक्ट एट दैट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय टीवी शोज, मैंने 2-3 चैनल्स को ये, क्योंकि ये बागबानी था और एक किचन गार्डन था मेरा, तो फिर मैंने उनको भी और दूसरे चैनल्स को भी, क्योंकि ट्रैवलॉग्स बहुत आ रहे थे और अब तो फ़ोन की वजह से बहुत ट्रैवलॉग्स बना रहे हैं, बट जो एसेंस है उस जगह का, आपने वाटरफॉल बता दिया और ये है और वो है, बट यार द हिस्ट्री एंड द जियोग्राफी एंड द कल्चर, वाह। एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, उमर आदिल, आप शायद नाम सुना होगा, डायरेक्टर है ना जी, राह अमल जिन्होंने फॉर्म किया है, ही एंड हिज वाइफ, their daughter was
killed at Gizri on the 13th of August. पाकिस्तान का झंडा लेने गए थे और क्रॉस फायर हुआ था पुलिस और snatchers के बीच में, and she was shot, and then they had a lot of problems with the hospital and ambulance. NHS वाले national hospital गए थे. जी 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 जी. And then started the organization named after the child. राहे अमल, और उन्होंने फिर ये केसेस लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लॉ चेंज करवाया. तो उन्होंने और मैंने मिलके एक पिच किया था, द हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर, एंड देयर इज अ प्री हिस्टोरिक ट्रेल दैट cuts right across Pakistan. It's prehistoric. Or it's there for everyone to see, but nobody has discovered it. So the plan was to travel this trail. And I, being the teacher, would have... And I've always focused on the younger generation. मेरे दोस्तों में भी जो है ना, मेरे दोस्तों की एवरेज एज शायद 30 साल की उम्र होगी. तो द आइडिया वॉज टू टेक वन हु इज़ अ बिट ऑफ अ जर्नलिस्ट, एक जो कंप्यूटर गीक है, एक फोटोग्राफर हो, और ये 3-4 को साथ में ले जाएं. एक पूरे रास्ते तस्वीर ले रहा हो, एक लिख रहा हो. कंप्यूटर गीक ने फिर शाम को अपना लैपटॉप खोला, सैटेलाइट यूं किया, और फिर ये स्टोरी और ये तस्वीरें अपलोड कर दी, सो दैट पीपल कुड फॉलो इट ऑन द वेब एंड एज वेल एज वॉच द शोज ऑन अ वीकली बेसिस. देख लो क्या है, फोटोग्राफर, कंप्यूटर गीक, लिख मैं लूँगा, जर्नलिस्ट को बना. बट ठीक है, कब चल रहे हैं प्लान बनाए एंड लेट्स डू इट. मैं तो आपको जब कोई ट्रैवल व्लॉग बनाना है हम प्रोडक्शन कर लेंगे. आप बस एक मैसेज, आई एम मैसेज अवे. हमारा बड़ा शौक भी है ट्रैवल करने का, हमें चांस नहीं मिल रहा. आप जब जहाँ ले जाना चाहें, लेट्स डू इट. हमारे बचपन में कराची के अंदर बी बहुटी निकलती थी. आपने बी बहुटी देखी है? नहीं, ये कौन चुड़ैल है? इस डार्क वेलवेटी रेड कलर की होती है. इट्स एक्चुअली अ माइट, स्पाइडर माइट है. इतनी सी होती है, बहुत प्यारी खूबसूरत है और शाइन करती है. गर्मियों की पहली बारिश के बाद ज़मीन से निकलती है. अगर 10 साल तक बारिशें नहीं होगी, बाहर नहीं निकलेगी. और जहाँ पहली बारिश हुई वो ज़मीन से उगल बाहर निकलती हैं, चल रही होती हैं, घूम रही होती हैं. हम तो जमा करके माचिस की डिब्बी में रखते थे उनको. एंड इफ़ यू टच इट तो अपने जो उसके हैंड्स हैं, लेग्स हैं, वो अंदर ले लेती है. इतनी सी टिक्की सी बन जाती है. ये कराची में निकलती थी. मैंने कुछ साल पहले गडानी में गर्मी की बारिश हुई और ढक करके ज़मीन से निकल आई. थार के अंदर हैं. देयर इज़ सो मच in our country. Another place that my father had gone and had spent a lot of time was at Shah Laut. Shah Laut is also a magical place. Okay, and I'm somebody who believes in magic and goblins and fairies and the leprechauns and the pot of gold, and बहुत मैजिक है. एंड ये जो खित्ता है हमारा पूरी दुनिया में है. ऐसा नहीं है कि हम कोई सींग लगे हुए हैं हमारे. पूरी दुनिया ऐसी है, लेकिन हमारी ज़मीन में बहुत है. उसको एक आदमी उसको देख लेता है, तस्वीर मोहनजोदारो, ये आसारे कदीमा, यूं यार, उससे बहुत ज़्यादा है उसके अंदर. पत्थर को उठा के देखो, उसके नीचे क्या इकोलॉजी जो है ना, एक तो पूरी दुनिया की इकोलॉजी है. एक पत्थर को उठाएं, उसके नीचे की जो स्पेस है उसकी अपनी इकोलॉजी होती है. आप पाकिस्तान का लेंथ अगर ट्रैवल करेंगे, हर 50 मील पर ज़बान में थोड़ा सा फ़र्क नोटिस करेंगे आप में. जो सिंधी बोली जाती है उसमें फ़र्क है. जो सराई की बोली जाती है उसमें फ़र्क है. जो बलोची बोली जाती है, पंजाबी, पश्तो. एक तो हमें तो शुरू में तो यही सिखाया गया था कि पाकिस्तान में 4 कौमें रहती हैं. हम वो 26 और कौमों को भूल गए थे. सो देयर इज़ सो मच टू डिस्कवर इन पाकिस्तान. एंड वो इको ट्रैवलिंग का वो कॉन्सेप्ट जो था, आज से 10 साल पहले हमने शुरू किया और बातें की. एक और दोस्त था, ही लॉस्ट हिज लाइफ इन अ पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट
ही हैड एन ऑर्गेनाइजेशन, वो अभी तक चल रही है, इट्स एडवेंचर ट्रैवल्स पाकिस्तान, और उसके साथ में हम कैलाश वैली गए, इट वाज एन अमेजिंग टाइम, एंड पाकिस्तान इज सो रिच. हम सर चाय पियेंगे और चल रही मेरी. जब चाहिए हो बता दीजिएगा. डू यू फील कि हमने, आप जो बातें कह रहे हैं सॉर्ट ऑफ, आप एक पैर इधर एक पैर उधर, आप अर्बन सोसाइटी से भी इन कॉन्वर्जेशन है, एंड देन क्योंकि मैं बड़ाड़ी में भी रहता हूँ, ज़्यादातर अर्बन हमारी जो है, मेरे जैसे बच्चे, हमारा मोटरवे पे दुनिया ख़त्म हो जाती है ना, उसके आगे तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो नॉट जस्ट फिजिकली गोइंग बट ऑल्सो हिस्टोरिकली, आपने मिस्टिसिज्म की बात की, ये सब चीज़ें तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करती ना. हमने तो यहाँ मैकडोनल्ड्स KFC खाना है. हाउ डू वी ब्रिज दैट कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो कल्चर है, सॉर्ट ऑफ थोड़ा कॉलोनियलिज्म. दिस डिवाइस ऑफ योर्स, आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स. एक मैंने टेड टॉक किया था, उसमें भी मैंने बताया था, दिस डिवाइस ऑफ योर्स, कराची ग्रामर स्कूल पर, दिस इज एन अमेजिंग टूल. इट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट इज इन्वेंटेड आफ्टर पॉपकॉर्न. ठीक है, हर किसी के हाथ में है और लोग देखते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू capture their attention in the first 3 seconds. So either you do it with your हुलिया, या आपने जो बात कही पहले 3 से 5 7 सेकंड में, या नाच कर या नाच लें. लेकिन नाचने वाले भी अब बहुत हो गए हैं. नहीं, मैं अब से मैं यही करूँगा, नाच कर एजुकेशन. This is a fantastic tool, and you have to keep putting it out there. You have to keep putting it out there. The younger generation, जब उन्होंने वो देखा ही नहीं है, उनको उसके बारे में पता ही नहीं है, आप कहते हैं वो वैल्यू नहीं करते हैं. अबे भाई, उसको पता ही नहीं है ना. आपने बे के नाम लिया अभी. I think 50% of the Sindhis won't know what Bay is. Maybe the older generation knows it, the younger generation will not know it. उनके घर में बे थोड़ी पकता है anymore. वो तो अगर ठीक है आप गांव में हैं, गोठ में हैं, लाड़काना में रह रहे हैं, कहीं ऐसी जगहों में जहाँ पे वो अभी भी फैमिली के अंदर पग रहा है. अदरवाइज तो पीपल डोंट नो. I mean, when I went to there's so many places. ये जो सांगड़ के अंदर हैं, लेक्स हैं हमारे. What a sunset, what a sunrise, to die for. सैंड ड्यून से आप गुजर रहे हैं और एकदम से अगले सैंड ड्यून पे ऊपर चढ़ते हैं और लेक है. आप उसके इर्द गिर्द से चले जाते हैं और फिर उधर सैंड ड्यून है और फिर उधर एक और लेक है. यार क्या मैजिकल दुनिया है हमारे पास, जो ये पहाड़ है. एंड अजीब चीज़ एक उगती है, उसको कहते हैं गिदड़ पुछ, क्योंकि वो देखने में गिदड़ की पुछ की तरह होती है. इट्स ऑल्सो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ फंगाई, इट्स अ पैरासाइट प्लांट. ना झड़ है उसकी, ना तना है, ना पत्ते हैं, ना कुछ. वो यूं करके एक फूल निकल आता है और वो फिर करके शिवलो के मर जाता है. मैंने यहाँ फेज़ 7 में या 8 या 6 में से मैंने एक मरतबा देखा था ना, सर वाओ. मैंने उसको जाके तस्वीर ली, लोगों को दिखाया. And there's so much there, but people don't know it's there. Yeah. अब जब आपने काली का मंदिर, हिंगोल नेशनल पार्क, आपने प्रिंसेस ऑफ होप की तस्वीरें डाल दी ना, तो फिर लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया. थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है प्रिंसेस ऑफ होप. इतना कोई अच्छी चीज तो नहीं है हमने. बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट समझना होता है कि ये एक कुदरती तौर पे. अच्छा, उसमें भी आपने एक स्टोरी हम डाल सकते हैं, क्योंकि उस साथ साथ में स्पिंक्स भी है. Now, if you look at the Sphinx, it actually looks like a Sphinx, and there is a lot of people who believe that this was built by the aliens, and this is this, and there's a chamber in there, and all that. तो थोड़ी सी यार कहानी डालनी पड़ती है. लैला मजनू भी तो कहानी है ना. कहानी के बगैर तो लैला मजनू would have been
आई थिंक दैट्स व्हाट्स मिसिंग कि हमने थोड़ा फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड सेक्सी नहीं बनाई हुई इन रोमांटिसाइज नहीं चीज़ों को। किया है हाँ, उसको। और इसलिए आई मीन व्हेन आई वाज यंग व्हेन आई वेंट टू सैफुल मुलूक द पॉपुलर स्टोरी वाज कि यहाँ परियां आती हैं, परियां आती हैं, और जो आपको वहाँ मिलेगा यहाँ परियां आती हैं, एंड देन यूर लाइक हाँ यार प्यारा तो है, आती यहीं आती होंगी अगर दुनिया में कहीं आती होंगी। अब तो वो कचरे का ढेर बना दिया कचरे है, का ढेर तो बना। अब तो परियां इज आल्सो लाइक दैट। इवन प्रिंसेस ऑफ होप के पास जो है ना, वहाँ पे उन्होंने एक कुंडी बनाई हुई है कचरा डालने के लिए। हमारे पार्क्स में है, हमारी सड़कों में है, हमारे मॉल्स में है, लेकिन हम यूं करके फेंकते हैं। एक दिन हम पाइपलाइन वॉक पे बैठे हुए थे, मेरे बच्चे छोटे, गली में, हाँ, सो ब्यूटीफुल, डूंगा गली जो है, सम रीजन आई थिंक वहाँ अब तक आवाम नहीं पहुंची है, वो साफ है अब तक रिलेटिवली। आज से 20-25 साल पहले, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, 25 साल पहले हम डूंगा गली में थे, और मैं तो बोलता रहता हूँ। तो वो एक होते थे अयूब जान, ही वाज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन और समथिंग, उस ज़माने में NWFP होता था। तो उन्होंने मुझे बुलवा लिया, लगे यार तुम बातें कर रहे थे कि डॉलर लगे हुए हैं यहाँ पे बाहर। मैंने कहा जी लगे हुए हैं। बोला कहाँ है? मैं जंप्ड अक्रॉस एंड मैं एक पत्ता तोड़ के लाया। मैंने कहा जी ये डॉलर का बिकेगा, ये बस इतना है, इसको तोड़ के बेचने की ज़रूरत है। तो उस तरह हमने कचरे की बात की थी कि जी जो इतने लोग आपके पास आते हैं, कचरा करते हैं, आप इनके ऊपर टैक्स लगाएं, उस टैक्स से आप कचरा कलेक्ट करें और उस कचरे को रिसाइकल करें और उसमें से पैसे कमाएंगे, तो वो आपका एक सिस्टम चल पड़ेगा। तो हर जगह पे कचरा है जी, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। और पाइपलाइन वॉक पर मैं बच्चों के साथ में हम बैठे थे, स्नैक्स खा रहे थे, और वहाँ से 2 जेंटलमैन आ रहे थे वॉक करते हुए। एक ने यहाँ से वो डिब्बा निकाला, सिगार मुंह में डाला और यूं करके डिब्बे को फेंका। तो मैं उठने लगा, मेरी बीवी ने हाथ पकड़ लिए, बोले छोड़ दे यार। मैंने कहा क्या छोड़ दो यार, मेरे बच्चे देख रहे हैं। तो मैं गया, मैंने उसको डिब्बा उठाया, मैंने कहा जी बदतमीजी है। तो वो पहले तो मुझ पे गुस्सा होने वाला था। मैंने कहा यार तुम कचरा फेंक कर रहे हो ऐसी जगह में जहाँ तुम वॉक करने आए हो, और तुम मुझ पे गुस्सा करने लगे हो। मेरे बच्चे देख रहे हैं, वो क्या समझेंगे तुम्हारे बारे में, वो क्या सीखेंगे? तो ही रियलाइज, उसने सॉरी करके सामने ट्रैश कैन पड़ा हुआ था, उसने उसमें डाल दिया ना। हाँ, तो आपको सिगरेट भी नहीं पीनी चाहिए। There's a lot of like ड्राई। मुझ जैसे बंदे को अलाउड है, क्योंकि वो दरख्त मुझे कहते हैं भाई यहाँ पे जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। यस, यू आर नॉट सपोज टू, व्हेन यू गो इनटू दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट, यू आर नॉट सपोज टू। यू हर जगह की इन्वायरमेंट को आपने रिस्पेक्ट करना है, फिर चाहे वो उस इन्वायरमेंट में लोग रहते हों, जानवर रहता हो। ये क्या वजह है कि हमारे मुल्क में जितने भी एनिमल शेल्टर्स हैं, उससे जो जिस भी शहर में उसकी अथॉरिटी उनको तंग करती है। अभी एक इस्लामाबाद में एक और एनिमल शेल्टर को कहा कि भाई उठाओ बोरी बिस्तर और निकलो यहाँ से। क्यों? ये तो आपने पूछना है। प्रॉब्लम उनको जगह चाहिए होगी, वरना तो फिर सर ये जो हमारी अब जेनजी भी सुन रही है, बड़ी इंटरेस्टेड है सॉर्ट ऑफ, ये पाकिस्तान का तो स्पेसिफिक मसला नहीं है, दुनिया भर का मसला है कि आई थिंक एंशिएंट जब ऊपर देखते थे उनको सितारे नज़र आते थे, तो सॉर्ट ऑफ दे सॉ देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ नेचर, बट समहाउ नाउ वी सी आवरसेल्व्स एज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम नेचर। तो लोगों को ये मैसेजिंग हम कैसे करें कि सिंधु दरिया का जितना हक है उतना ही आपका है, आप दरिया पेड़ सब काट कर सिर्फ रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी बना कर नहीं रह सकते। सिंधु का ज़्यादा हक है। आप यहाँ से जब आपको वीज़ा मिल जाएगा अमेरिका का, जर्मनी का, फ्रांस का, बेल्जियम का, आप अपना बैग पैक करके चले जाओगे यहाँ से। सिंधु कहीं नहीं जा सकता। और जिस दिन सिंधु ने अपना रुख बदलने का चाहत की, वो बदल देगा, आप उसको रोक भी नहीं सकोगे। और मोहनजोदाड़ो जैसा आपका हाल हो जाएगा, क्योंकि जब सिंधु वहाँ से हट गया तो मोहनजोदाड़ो। आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, वो सारे लोग जो कहते हैं कि ये दरियाए सिंध का पानी समंदर में जाके ज़ाया होता है, आई वुड लाइक टू टेल देम टू गो बैक टू स्कूल। छोटे बच्चे जब होते हैं ना, जब आप ये सीख रहे होते हैं छोटी छोटी चीज़ें, उस वक्त आपको सिखाया जाता है 5वीं जमात 4थी जमात में वाटर साइकिल। बिल्कुल। और वो ये है कि समंदर से भाप बन के बादल बनते हैं, वो उधर जाते हैं, बरसते हैं,
बर्फ बनती है, वो पिघलती है और वो दरिया के जरिए इट इज गोइंग बैक होम. आई एम द ओनली वन हु यूजेस दिस टर्म. द वाटर इज गोइंग बैक होम. वो घर जा रहा है मेरे भाई. यू नीड टू गो बैक टू स्कूल. इट इज गोइंग बैक होम. दिस इज द वर्ड दैट नीड्स टू बी ड्रम्ड. एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो मैं थोड़ा सा डिफरेंटली चीजों को देखता हूं. अल्लाह मियां ने इंसान बसा दिए दुनिया भर में. उससे पहले उसने एक गार्डन बनाया और उसके अंदर इंसान को भेजा. उस गार्डन को उगने के लिए और बसने के लिए, चाहे इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, कीड़े हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ थी? वो थी पानी. एक ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर भी चीज़ें रह जाती हैं. हमने ये हवा शवा के बगैर भी रहते हैं ना. पानी में भी तो रहते हैं. ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं लेकिन हवा तो नहीं है वहाँ पे. वो तो पानी में से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं. एलियन लाइफ फॉर्म ना. तो उसने पानी दिया. 3/4 of this earth is covered in water. ओहो, वो तो नमकीन पानी है. और जो दुनिया भर में लोग इधर उधर, कोई लड़काना में बैठा है, कोई हैदराबाद में बैठा है, कोई नवाबशाह में बैठा हुआ है, कोई मुल्तान में बैठा हुआ है, कोई फैसलाबाद में बैठा हुआ है, कोई कसूर में बैठा हुआ है, कोई पिंडी में, और इधर और उधर, और ये पूरे पाकिस्तान में लोग बसे हुए हैं. इनको तो मीठा पानी चाहिए. और ये सब आके समंदर से तो नहीं बाल्टी भर के लेकर जाएंगे. तो एक स्वीट वाटर की डिलीवरी सिस्टम लगानी थी. अब कराची शहर के अंदर KWSB पानी लेता है, मंछर से, किंजर से, झीलों से आता है, और उसको पंपिंग नेटवर्क और पाइपें लगाई हुई हैं और आपके घर में पानी पहुंचता है. जो अल्लाह मियां का निज़ाम था, वो उसकी पाइप कौन सी है? और मीठा पानी देना है. तो उसने ये एक निज़ाम बनाया कि वो पानी समंदर से नमक पीछे छोड़ के भाप बन के बादल बनता है, उधर जाके बरसता है, और जो ज़मीन की रगें हैं जिसमें खून पानी बहता है, वो उसका डिलीवरी सिस्टम है. और उसने हर किसी को उसके घर के पास से पानी गुजार दिया. और जहाँ से दरिया नहीं बहता है, आपने खड्डा किया तो ज़मीन के अंदर से आपको पानी मिला, क्योंकि उसने ज़मीन के अंदर भी आबी ज़खायर रखे हुए हैं. चश्मे हैं, दरिया बहते हैं, नहरें बहती हैं, एक्वाफर्स हैं. What an amazing system of delivery of water to people all over the world, and sweet drinking water. इस तरह देखने की ज़रूरत है सिंधु को. जो आपने कहा, मैं इसको अक्सर इस तरह कहता हूं कि हम ये समझते हैं कि हम इस कमरे में बैठे हुए और इन्वायरमेंट बाहर है. इट्स आउटसाइड. हमारा कोई इन्वायरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है. हम यहाँ से उतर के जाएंगे, अपनी गाड़ी में बैठेंगे, अपने घर में चले जाएंगे. इन्वायरमेंट बाहर है. व्हाट वी फॉरगेट एंड वी डोंट रियलाइज इज कि ये कमरा इन्वायरमेंट के अंदर है. वी आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. Whatever we do affects the environment, and if we don't behave ourselves, environment हमें ठपाक करके थप्पड़ मार सकता है, और वो मारता है. आपने पहले भी पूछा था ना कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि फलानी जगह में ये पहाड़ है और वो चोटी है. कोई बताएगा तो पता चलेगा ना. पिछले 20 सालों में, 15 से 20 सालों में, हर स्कूल छोटे बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में सिखाना शुरू कर दिया है. उससे पहले नहीं सिखाते थे. पोल्यूशन एंड गार्बेज एंड ऑक्सीजन. पहले ये था दरख्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं. मेरे बचपन में भी ओजोन लेयर वाज द सेक्सी थिंग उस टाइम. तो बड़ी हमें तो यार, पोल्यूशन और ओजोन, यार आप जैसे ओजोन, आप जैसे 2-4 लोगों ने मेरे सामने उस दिन कहा, मेरी जिंदगी में तो रावी कभी ऐसे भरकर नहीं चला है. मैंने कहा, यार तेरी उम्र कितनी है? Oh, come on, man. What are you, 30 years old, 35 years old? I'm 37. Yeah. In the life of a river, कतरा कतरा करके दरिया बनता है. सब बोलते हैं ये.
कभी आपने पूछा है कितने साल लगते हैं दरिया को बनाने में? लाखों करोड़ों साल लगते हैं एक दरिया को बनाने में। उसके सामने मेरी क्या जिंदगी है? ये लियारी, इट्स फ्लोइंग लाइक अ रिवर, इट इज अ रिवर। वो तो कई लोगों ने बोला कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने लियारी रिवर देखा है, लियारी रिवर से मछलियाँ पकड़ी हैं जी। एंड देन पीपल लाइक क्या हो लियारी, आई एम लाइक अभी तो और क्या, वो रिवर ही तो है यार। मलीर नदी को हमने आते हुए देखा है 77 या 78 में। ओहो हो, हमारे घर तक उसका रोर सुनाई देता था, विच इज़ नॉट वेरी फार, एज द क्रो फ्लाइज इज प्रॉब्ली अ किलोमीटर अवे, बट यू कुड हियर द रोर ऑफ द वाटर गोइंग डाउन। दैट वाज ह्यूज। उस वक्त ये बंद, मलीर का बंद इधर शहर के अंदर वो टूटा था और नेशनल रिफाइनरी को तोड़ दिया था उसने, पानी ने, और आपके बिचुमिन के और ऑयल के ड्रम्स जो हैं वो सी व्यू पर पड़े हुए मिले थे। यार कोई ऐसी बारिश होती है वो 5 साल के बाद आती है, 10 साल की, 14 साल वाली, 20 साल वाली, 40 साल वाली, 100 साल वाली बारिश, 500 साल वाली बारिश। यार व्हाट इज 50 एंड 100 ईयर्स? हमारा रिकॉर्ड कब से है कि कितनी बारिश होती है और क्या होता है? आप किसी, जिस आदमी का वो डिसिप्लिन है, जो उसमें पढ़ा लिखा है, उसको ले जाएं मली नदी में, उसको बताएं कि यार हमें ये बताओ कि ये पिछली मर्तबा जो भर के पानी आया था उसको कितने, वो उस साइट्स को देखकर आपको बताएगा कि इसमें इतने साल पहले इतना पानी गुजरा था। साइड से वाटर इरोजन से पता चल, सब पता चल जाता है यार, है ना। अब वो ग्रैंड कैनियन इतना बड़ा है, वो नीचे तक है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा पूरा भर के चलता है। वो एक ज़माने में ज़मीन के लेवल में था, पानी ने उसको काटते 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 कहाँ से कहाँ ले गया। तो जब इसके अंदर दरख्त लगाने शुरू कर दिए इन्होंने नदियों के अंदर, मैंने कहा खुदा का वास्ता है यार, यू डोंट, नहीं सर अब पानी तो इतना आता नहीं है। अबे यार तेरी कितनी ज़िंदगी गुजरी है यार, 60 साल में तो आप जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। पहले 20 साल आपने, 25 साल एजुकेशन में लगा दिए हैं। आपने कितना पानी आते हुए देखा है, कितनी बारिशें देखी हैं यार। हमने अपनी ज़िंदगी में 30, 40, 50 बारिशें देखी होती हैं और आप मर जाते हैं, ख़त्म ज़िंदगी आपकी। पहले 20 साल तो आपने सिर्फ नहारे होते हैं, आप नोटिस भी नहीं करते हैं कि कितना पानी आता है। शारे फैसल नर्सरी जो है वो मेरे बचपने में भी फ्लड होता था, क्योंकि नर्सरी लो है और जितने बरसाती नाले कराची में थे वो तो बंद हो गए ना। ये जो शहीद मिल्लत का पानी आता था, शहीद मिल्लत पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन एक ज़माने में ये जो ऊपर की 2 बारीक सी सर्विस लेन्स होती थी, यही शहीद मिल्लत होता था। एक अप था और एक डाउन था और बीच में खामे थे, खड़ा था बिल्कुल इतना बड़ा सा, उस एंड से उस एंड तक। और ये पूरा जेल से लेकर पानी आके शारे फैसल क्रॉस करता था। उस ज़माने में ये ड्रिग रोड होता था और ये उधर ही मलीर नदी के अंदर शामिल हो जाता था। आपने वो सारा रास्ता बंद कर दिया। तो मेरा वो एक अनदर स्लोगन है, पानी के रास्ते में आओगे, पानी तुम्हारे रास्ते में आएगा। किसी ने कहा था वो डिफेंस के रोड दरियाओं की तरह बह रहे हैं। वाई डू यू से दरिया की तरह? यार क्योंकि उसमें पानी बह रहा है। सो द क्वालिफिकेशन फॉर अ दरिया है कि उसमें पानी बहना चाहिए ना। तो जब दरिया सिंध में पानी नहीं बहता है, आप उसको दरिया कह सकते हैं? सो मेनी चेंजेस। एक स्टेटमेंट आया था कि एंड इट्स एब्सोल्युटली अ फैक्ट, हमारे यहाँ बारिशें खासतौर पे इफेक्टिवली इन कराची एंड द कोस्टल बेल्ट, मानसून्स, जब मानसून होता है तो समंदर का पानी ऊपर होता है, हाई टाइड जो है बहुत ऊंची हुई हुई होती है, एंड कराची इज एट सी लेवल और मे बी अ लिटिल लोअर देन द सी लेवल। तो हाई टाइड में पानी अंदर आता है, 3 तलवार तक पानी अंदर आता था एट वन टाइम। इसीलिए तो वो बात आइलैंड था, क्योंकि वो आइलैंड बन जाता था। Even Abdullah Shah Ghazi was an island. इट वॉज एन आइलैंड। हम उसकी तो तस्वीरें देखते हैं, हम पता नहीं 3 तलवार वगैरह की तस्वीरें शायद कभी बाहर नहीं निकली हैं। somebody needs to take them out। तो किसी ने कहा कि वो देखो 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 वो नहर ख़याम में वो समंदर का पानी ऊपर चढ़ रहा है, और क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी तो आपका वो पानी बाहर नहीं निकल सकेगा, बिकॉज नहर ख़याम इज़ अ क्रीक,
ये जो है आपके सेंट जोसेफ वगैरह से, उस एरिया से ये पानी लेकर ये नहर ख़याम से बाहर निकलता था। और दूसरा है एक हमारे हबीब स्कूल के पीछे एक नाला है, एक आगे है, उससे आगे है, और ये पूरा यार पानी ऊपर से बहता है। मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के अपने फार्म का दिखाया था कि छोटा सा फार्म है, 6.5 एकड़ का फार्म है हमारा, उसमें से एक कतरा बारिश का पानी बाहर नहीं जाता है। लेकिन जाहिर बात है फार्म में भी ऊंची ज़मीन है, लोअर ज़मीन है, तो ऊंची ज़मीन का पानी नीचे ज़मीन की तरह, वाटर रन्स फ्रॉम हाई टू लो, तो वो तो नेचुरल चीज़ है। और वो उसने समंदर में जाना है पानी, कोई रास्ते तो वो बनाता है। अब हमने उन रास्तों के अंदर सूरज का पानी भर दिया है, हमें वो बरसाती नालों को खाली रखना चाहिए। These are all, this is all environment and it's all natural, it's all, nature is logical. इनको कैसे पता चलेगा, इनको आपने बताया ही नहीं है। रोड पे औरतें चलती हैं, उन्होंने बच्चे का हाथ यहाँ से पकड़ा हुआ होता है और वो बच्चा रोड वाले साइड पे चल रहा होता है। मैं उसको रोक के कहता हूँ खुदा का वास्ता है बच्चे का उस तरफ रखो यार, इधर रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी से चोट लग जाएगी। शुरू में एक दिन था, मैंने कहा यार जाहिल लोग हैं, मैंने कहा तो यार अल्लाह ने कहा है कि किसी को जाहिल नहीं बोलो, उसको पता नहीं है, उसका कसूर नहीं है, उसके माँ बाप का कसूर है कि उसके माँ बाप ने उसे नहीं सिखाया। उसके माँ बाप का भी कसूर नहीं है क्योंकि उसके माँ बाप को भी नहीं पता था। लेकिन इन चीज़ों के लिए यू डोंट नीड टू गो टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये तो एक कॉमन सेंस लॉजिकल चीज़ें हैं यार। अब बच्चे के साथ चल रहे हो, गाड़ियाँ चल रही हैं, यू नीड टू बी टोल्ड कि बच्चे को रोड पे मत चलाओ। बट जो अननोन चीज़ें हैं, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, उनके बारे में एक्सपोजर आपको देना पड़ेगा। एंड किचन गार्डन, इसके बारे में मैंने एक मर्तबा लिखा था कि डू नॉट कंसिडर किचन गार्डन द गूस दैट लेज द गोल्डन एग। ये मत समझो कि यार ये तो कमाने का रास्ता है। मैंने रिस्क रोजी अपनी इसी से कमाई है, गार्डनिंग, ट्रीज, प्लांट्स, वेजिटेबल्स। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा यार खींच इससे बड़ा बड़ा झूठ सच जो बोलना है बोल, बुला के बस अपना उल्लू सीधा करना की नहीं है। उन लोगों की बातें अब आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है यार। लेकिन हमारा काम है कि अभी मैंने एक चीज़ कही थी कि यार फॉर गॉड सेक्स इस वक्त डैम्स की बातें बंद कर दो। यूटिलाइज दैट रिसोर्स, यू आर टॉकिंग अबाउट डैम्स, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट डैम्स tell the people how they can help the people who are in need of help right now, जिनकी उनकी होप्स डूब गई हैं, उनकी फसलें, उनकी आगे की फसलें, उनके पैसे, उनके घर, उनके जानवर, उनका सब कुछ बह गया है, रोडों पर आए हुए हैं। उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। लेट्स स्पेंड दिस टाइम टॉकिंग अबाउट दैट, नॉट अबाउट डैम्स। तो किसी ने फेसबुक पे कहा यार वेरी वेगली के आई वाज शॉक्ड टू हियर समबडी से दैट डोंट टॉक अबाउट डैम्स। यार तुम क्या अगले 15 दिनों में डैम बना दोगे? नहीं बना दोगे। एंड डैम्स की हर आदमी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है, हर आदमी डैम्स का एक्सपर्ट है यार, फॉर गॉड सेक्स। एक जो एक्चुअल एक्सपर्ट है उनको अपेरेंटली बैन कर दिया टीवी पे आने से। जी हमें खबर मिली है तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं उनको बुलाने की। बस खबर मिली है कि उनको बैन कर दिया गया। There is one young girl who I saw one video of hers and I actually reached out to her and I said, wow, how did you do this, you know? And she said, but you know, I did my research and this is all what makes sense. And दुनिया भर में यार डैम्स इस वक्त डिकमीशन हो रहे हैं और हम और बनाने के चक्कर में, और उसकी फैक्ट्स नहीं पता है ना कि अगर आप काला डायक डैम बना दो तो वो झेलुम में जो है ना वो सैलाब नहीं आएगा और उधर नहीं आएगा, उधर नहीं, इधर है वो, इधर है। तो काला बाग डैम होता तो ये
वाटर टेबल की आप बात कर रहे हैं, ये तो न्यूटन कब्र से आके वापस मर जाएगा कि डैम आपका है नॉर्थ ऑफ पंजाब, फुट हिल्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, फ्लड आ रहे हैं कश्मीर से, फ्लड आ रहे हैं इंडिया से, आपके ईस्टर्न रिवर्स हैं, इसको कैसे रोकेगा ये वाला डैम? ये कैसे? बट सारा ट्रेंडिंग टॉपिक कालाबाग डैम था जी, it's और all बस political. और इस पानी को आप डाइवर्ट करके कालाबाग डैम को भर दें। और किसी ने ये पूछा है कि अगर कालाबाग डैम जिस साइज का डैम है उसको अगर आप बनाने लगेंगे तो कितने साल लगेंगे उसको बनाने में? 20 से 25 साल। तो अगर आप की रुकावट नहीं हुई तो 20 से 25 साल लगेंगे, और फिर उसको भरने में कितना टाइम लगेगा? उतने वक्त में तो हम प्यास से मर चुके होंगे। एंड look at the directly proportional damage you've done from 1967 till today to the delta. Yeah. And what coincides with that? From the time the delta started shrinking, it's when your Turbella Dam came up. I mean, these are things that need to be checked. What are the other damages? And India ने तो डैम बनाए थे ना, इन्हीं दरियों पर डैम बनाए हुए थे, और उसके बावजूद फ्लड आया। ये तद्दो डैम जो है, इट्स एक्चुअली डैम पता नहीं कह सकते हैं, इट्स अ चेक डैम, इट्स अ वेयर। इसमें से पानी क्यों ओवरफ्लो हुआ? अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो लियारी में और दूसरे नदियों में खड़े हुए थे और उनको नहीं पता है ना, क्योंकि वो अंग्रेजी भी तो नहीं जानते। वो कह लुक द रिवर इज ओवरफ्लोइंग। उनका मतलब था कि वो भर के बह रहा है, इट्स फ्लोइंग फुल। ओवरफ्लो का मतलब है कि वो टैंक से निकल गया पानी। यार, जो तद्दो डैम जो है वो ओवरफ्लो हुआ है, और वो क्यों हुआ है? वो इसलिए क्योंकि जो आपने नॉर्दर्न बाईपास से जो रास्ते थे पानी के निकलने के, आपने वो रोड बना के वो इट्स यू पुट अप अ बैरियर ओवर देयर, एंड पानी भरते 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 जब वो भर गया और उसको कहीं से लो लेवल मिला, वो उधर फ्लो कर गया। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मलीर कैंट में वो आयशा चुंदरीगढ़ का जो था वो, हाँ, उसमें पानी आया था 22 में, वो यही पानी था। एंड तद्दो जो है वो मेरे घर के नज़दीक से, इट्स अबाउट 700 मीटर्स फ्रॉम माई हाउस दैट तद्दो फ्लोज। हम तो जब शुरू में फार्म पे गए थे, इट वाज अ कॉजवे, ब्रिज तो बहुत बाद में बना था। हम तो उस पानी में से गुजरते थे। मैंने बहुत मर्तबा गाड़ी डाली है। जब अब मैं सोचता हूँ कि यार, मैं जितनी गाड़ियाँ बहते हुए देखता हूँ, 1-2 मर्तबा तो खैर टांगे मेरी भी हिल गई थी पानी क्रॉस करते हुए, बट दैट इज हाउ वी ग्रोन अप एंड लिविंग विद द in the environment. Strange I'm saying that, but living in the environment, living in the outdoors, we were so aware of so much. But आजकल तो outdoors रहा नहीं ना. We are not living in the outdoors, unfortunately. So that is something that is affecting us, and that is what they need to be educated about. आपने उनको दिखाना है, सुनाना है, बहुत सारे तरीके हैं आपको उनको समझाने के और सिखाने के। दैट इज़ वॉट वी नीड टू डू, टू एजुकेट देम अबाउट ऑल दिस। देन यू हैव टू लीव इट अप टू देम कि उनकी अगर आपने उनको उनकी अपब्रिंगिंग सही की हुई हो तो फिर वो सही और गलत का फैसला खुद कर लेते हैं। और अच्छे और बुरे की जंग तो अच्छे ने तो लूज करनी है ना, वरना तो दुनिया नहीं चल सकती है। सब अच्छे हो गए तो फिर तो दुनिया बंद हो जाएगी। कलयुग चल रहा है इसमें। तो फिर क्या सलूशन है कि अगर हम लेट्स से डैम्स नहीं बनाए, दैट्स व्हाट, एंड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, कोई शार्लेटन आके कुछ बोल देता है, फिर सब रिपीट करना शुरू हो जाते हैं कि भाई क्या डैम्स अगर मसला है तो चाइना यूएस क्यों बना रहे हैं? भाई आप गूगल कर लें कितने डैम्स डीकमीशन हुए हैं। 1500 डैम्स 99 से अब तक डीकमीशन जी बिल्कुल हैं। चाइना में वो जो है वाज इट कॉल्ड यांगत्से रिवर, उसको वो अब वो लेट द रिवर फ्लो कर रहे हैं, उस पर सारे डैम्स हटा रहे हैं उससे। सो व्हाट इज द नेचुरल सोल्यूशन? ओके, इट्स सो सिंपल। रफली अबाउट 90% ऑफ द वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है, और हमें पानी पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप जो 90% पानी यूज़ कर रहे हैं उसकी यूज़ का तरीका चेंज करके
उसमें से आप आधा पानी बचा लेंगे तो यू विल हैव 45% ऑफ द वाटर एक्स्ट्रा विदाउट मेकिंग अ डैम. वही पानी डबल बन जाएगा. इट्स सो सिंपल. आपको यू डोंट हैव टू इवन लुक फॉर द एक्वाफर्स. ऑल यू हैव टू डू इज चेंज द वे यू इरिगेट टू फॉर ग्रोइंग फूड. एंड वक्त आ गया है. हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में देखो, थैंक गॉड फॉर द चाइनीज़ कि उन्होंने ये चिंची निकाल दी और लोडर ये मोटरसाइकिल वाला बना दिया. वरना आज तक हम गधा गाड़ी और बैलगाड़ी, आपके कराची में गधा गाड़ी आज तक चल रही होती. रिप्लेस कर दिया ना उसने. यूं करके आप इंटीरियर में कहीं भी चले जाएं, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं, आपको ये लोडर बाइक वाला मिलेगा. गधा गाड़ी को उसने रिप्लेस कर दिया है. बैलगाड़ी भी ऑलमोस्ट 90% गायब हो गई है. जब तक बैलगाड़ी हमारी रोड पे चलती हुई देखते आप, तो गौर से देखते तो मोहनजोदाड़ो वाली बैलगाड़ी और इस बैलगाड़ी में 19-20 का भी फ़र्क नहीं था. सिर्फ एक फ़र्क ये था कि पुराने ट्रक के टायर को काट के उन्होंने व्हील के ऊपर लगा दिया था ताकि थोड़ा सा वो स्मूथली चले. अदरवाइज डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं था. गोरे ने जब वो अमेरिका में काउबॉयज़ घूमते थे तो उन्होंने भी उनकी जो कैरेज थी उसमें भी उन्होंने हैंड ब्रेक लगाया हुआ था ताकि घोड़ा गाड़ी हटे नहीं अपनी जगह से. हमने हैंड ब्रेक भी नहीं लगाया, ना गधा गाड़ी में, ना बैलगाड़ी में, ना घोड़ा गाड़ी में. We didn't change at all from Mohenjo-daro's time. Now our irrigation practices are obsolete and we are overusing the water and we are destroying the land by putting in too much water. Our lands are completely waterlogged now. So if we were to change our irrigation practices, we would save half the water in agriculture. You don't need to do anything else. ना डैम बनाने की ज़रूरत है, ना लेक्स बनाने की ज़रूरत है, ना एक्वाफायर ढूंढने की ज़रूरत है. आपने अगर ज़मीन से, अगर दरियाओं के नीचे से एक्वाफायर्स में से पानी निकाल के पंप करना है यार, दैट इज़ एनर्जी एक्सटेंसिव. इट विल बी एक्सपेंसिव. Yes, solar is a very good alternative to hydel and to all the other power plants that we have. But it is still very, very expensive. And दिन में तो आप यूज़ कर लेंगे, रात में आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसके लिए आपको बैटरीज की ज़रूरत है. लेकिन अगर आप, again, to change this is also expensive, but we need to get on to drip and sprinkler systems to change the way we use water. It's very, very simple यार. इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं. क्या है, थोड़ा समझाएं. अगर ये जो ड्रिप फार्मिंग में क्या फ़र्क है, वो वाटर एफिशिएंट क्यों है? देखो, हम क्या करते हैं कि खाला खोल देते हैं, पानी बहता है हमारे खेत में और वो 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट पानी पूरी ज़मीन में भर जाता है. ठीक है. 4,840 स्क्वायर यार्ड्स में पानी फैल जाता है 1 फुट तक. तो दैट इज़ 4,840 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 1. दैट गिव्स यू द क्यूबिक फीट ऑफ वाटर. नाउ इफ यू हैव 100 trees planted in that acre and each tree needs 50 liters of water, simple, that's 5,000 liters of water. You would save the rest of the water. It's just a delivery system. पाइप जाता है, वो पानी उधर दरख्त के नीचे ड्रिप करता है और उससे सेविंग्स बहुत सारी हैं. आपके फर्टिलाइज़र की सेविंग है, आपकी वीडिंग की सेविंग है, आपकी ज़मीन की डिटोरेशन भी नहीं होती है. एंड यू एंड अप सेविंग 70% ऑफ द वाटर यार. इट्स नॉट अ जोक. इसमें आपको ये भी नहीं लगता कि थोड़ा पॉलिटिकल है कि पिछले कुछ डेकेड्स में आपने जो कैश रिच वाटर इंटेंसिव प्लांट्स, जो क्रॉप्स हैं जो क्लासिकली पंजाब में नहीं उगते थे, वो आपने लगाए, लाइक कॉटन, फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग मनी, विच ऑल्सो मे बी नेचुरली हमारी ज़मीन शायद उसके लिए ज़्यादा सूटेड नहीं है. देखो, ये तो डेफिनेटली है. दुनिया भर में आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, आप आपकी मर्जी नहीं चलती है कि आपने क्या उगाना है.
स्टेट आपको बोलता है कि ये कॉटन का जोन है, आप सिर्फ कॉटन उगा सकते हैं। ये कॉटन का जोन नहीं है, आप कॉटन नहीं उगा सकते हैं। आप कॉटन उगाएंगे, दे विल कम एंड डिस्ट्रॉय योर कॉटन, आपको ले जाकर जेल में बंद कर देंगे। ठीक है। शुगर केन इज अ डेल्टिक क्रॉप, वो हमारे डेल्टा के एरिया में उगना चाहिए था। शुगर केन पूरे पाकिस्तान में उगता है और चारसद्दा तक उगता है, उससे भी आगे शुगर केन उगता है। जबकि वहाँ पे एक ज़माने में बीट रूट उगता था और उससे चीनी बनती थी। पाकिस्तान का प्रॉब्लम है लीड कैप्चर। यार वो तो अपनी जगह पर है, वो तो एक कैपिटलिस्ट वे है। वही है ना। अब शुगर केन क्यों लग रहा है, कौन लगा रहा है, किस वजह से लगा रहा है? सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि आपने वो कैंपेन 2 बच्चे ही अच्छे आपने बंद कर दिया। उसमें वो हनीफ राजा कहते हैं कि 10-12 करो, 2 तो अच्छे ही निकलेंगे। देखो गरीब आदमी जो है ना, वो देखता है, वो बहुत साफ कहता है, बोलता है खाने वाला एक मुंह होता है, काम करने वाले 2 हाथ आते हैं। आप जितनी भी अच्छी मास ट्रांजिट कराची में बना के दे दोगे, वो एक आदमी जो अपनी फैमिली ऑफ 5 को बाइक पर 100 रुपए में ले जाके वापस ले आता है, क्या वो 100 रुपए में उसमें चल सकेगा? मास ट्रांजिट में नहीं चल सकेगा। उसके लिए उसको 250 रुपये चाहिए। तो आपने उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है ताकि वो उस बस को यूज़ कर सके। हमने हमारे अवाम का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाया है। नईम सादिक साहब हैं, आज कल का उनका एक था कि आप एक 20 मिलियन रुपए की गाड़ी एक ग्रेड 17 के ऑफिसर को दे सकते हैं, लेकिन जो आपके गटर के अंदर बंदा उतरता है उसको आप सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दे सकता है। वो अपनी शलवार ऊपर टक करके वो गटर के अंदर चले जाता है उस गंदे पानी में, और रेगुलरली लोग मरते हैं। तो these are the changes we need to bring. Our population is, यार हम ईस्ट पाकिस्तान को बुरा भला कहते थे कि वो इतने हैं और उनकी यार उन्होंने अपनी पॉपुलेशन, बांग्लादेश ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया। बांग्लादेश ने तो बहुत सारे और लोगों को भी कंट्रोल में ले आए, हमने तो किसी को कंट्रोल में नहीं ला सके ना। सो इफ़ वी कैन कंट्रोल आवर पॉपुलेशन देन द डिमांड स्टार्ट्स कमिंग डाउन। एंड डेफिनेटली बिकॉज एक फार्मर है, वो अपनी ज़मीन को देखता है और वो ये देखता है कि यार मैंने किस तरह ज़्यादा पैसे कमाने, उसको तो ज़्यादा पैसे कमाने से मकसद है। अगर वो ये देखता है कि मैं चावल उगा के मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, मैं कॉटन उगा के ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, तो वो कॉटन उगाएगा। नॉट इंडिविजुअल डिसीजन ना, हमारी स्टेट लेवल पर लॉबीज़ ये काम करती हैं, फिर उनको प्रोटेक्ट करती हैं। इंडिविजुअल फार्मर का तो नुकसान ही है। इंडिविजुअल फार्मर को तो आप देखें, वो तो बहुत गरीब मानू है। एग्जैक्टली। और मैंने एक वीडियो डाली थी, वो कहते हैं कि यार ये तो खाना बदोश हैं। मैंने कहा हाँ खाना बदोश तो हैं सर, इनको ऐसे ही रहना पसंद है। मैंने कहा आजा मेरे साथ बच्चा, दादू में थोड़े दिन मेरे साथ में बाहर धूप में बैठ। किस इंसान को पसंद होगा सर? वो दे यूज्ड टू इट, वो 48 डिग्रीज के अंदर। यार प्लीज़ यार, उसमें बूढ़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, प्रेग्नेंट औरत भी है, बीमार भी हैं। वो 6 लकड़ियाँ यूँ लगा के, थोड़ी सी चादर लगा के उसके नीचे वो, लेकिन सर वो तो अपनी CD 1 to 5 उसने रखी हुई है। हाँ यार, इट मेक्स इज ट्रांसपोर्टेशन ईजी। आप तो अपने एयर कंडीशन कमरे से, एयर कंडीशन गाड़ी से एयर कंडीशन कमरे तक जाते हैं, बाहर निकलते मुझे बहुत गर्मी है, बहुत जल्दी जल्दी AC ऑन करो, गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। What about those people? What about those people जिनको अपने अपने झुग्गियाँ छोड़नी पड़ी हैं, अपने घर नहीं अपनी झुग्गियाँ छोड़नी पड़ी हैं। यार look at that, our masses are in that condition. No wonder they want to come into the cities. हमने एक इंटरव्यू किया था 22 में, हमने इंटरव्यू किया था ये सोराब गोट पे जो कुछ कैंप्स, पुरानी कैंप्स बनी हुई हैं। जी हम तो 6 साल पहले जो सैलाब आया था उसमें हम आ गए थे कराची। They don't want to go back home because there is nothing there for them. हारी थे, ज़मीन भी अपनी नहीं थी,
कर्जे लिए हुए थे, उससे फसल लगाई थी, वो फसल डूब गई, कर्जा डूब गया उनका। तो अब वो वापस जाएंगे तो उनको कर्जा वापस देना पड़ेगा, उसके बजाय वो यहाँ मजदूरी कर लेते हैं। सो these are things that the state has to, but unfortunately the state has got so many bigger problems to deal with, and the governments have so many bigger, see, state and government are different ना। गवर्नमेंट तो वो होती है जो कुछ साल के लिए आती है और फिर चेंज होती रहती है, और ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। स्टेट तो स्टेट है, उसने देखना है कि उसको अपनी पॉपुलेशन को किस तरह रन करना है, व्हाट आर द इश्यूज, हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड। लेकिन हमारे स्टेट के पास भी इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं कि वो एनिमल शेल्टर्स के पीछे जाते हैं और फलाने के पीछे जाते हैं, फलाने के पीछे जाते हैं। तो कोई होप नजर आ रही है आपको? मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह हम काम करते हैं तो हमारा आस्ते 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 हम जा रहे हैं, ये तो ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं, तो ये तो और बड़े होते जाते हैं। हमारा स्ट्रगल बहुत स्लोली, बट आई फील इट्स समथिंग मे बी 50 years फ्रॉम टुडे। पहले मैं एक समझता था कि 5 इलेक्शन हमारे मुल्क में फेयर एंड फ्री हो जाएं तो चेंज उसके बाद आ जाएगा। तो वो 5 का इंतज़ार है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 5 वो शुरू हो तो 5वें तक पहुंचेंगे ना। आई एग्री 2018 अगर ठीक हो जाता, फिर 2023 अगर ठीक हो जाता तो बस एक और रहता, बट हमसे ज़्यादा जो अक्लमंद लोग हैं उनको ये और हमने नहीं देते। हमने क्लीनिंग देखी, हमने इलेक्शंस में क्लीनिंग देखी। आज इवन दो आई सेड कि हमारा हर आदमी जो है ना पॉलिटिक्स में उस्ताद है और वो उसका एक्सपर्ट है, लेकिन कॉमन मैन भी तो, अब वो जो प्रेशर बरादरी का, ज़ात का, चौधरी का, मलिक का, वडेरा का, वो है, अभी तक है, लेकिन वो आस्ते आस्ते रिलीज हो रहा है। और जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग डिससेटिस्फैक्शन हो रही है, बट द प्रॉब्लम इज सो बिग कि इसको द वर्ड विच आई हेट इज वॉर फुटिंग। वो वॉर फुटिंग पर इस पे काम करने की ज़रूरत है कि हमने हमारी सोसाइटी को कैसे ठीक करना है। द डे द स्टेट्स डिसाइड्स, and until the state doesn't decide, that change is not going to happen. सर, लोगों के थोड़े सवाल थे आपके लिए जी। हाउ वुड यू रेट पीटीआई's परफॉर्मेंस इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन? ये अमान ने सवाल भेजा है वहाँ बैठकर। Yeah, honestly speaking, I don't know. I can only go by the reports that you see on TV and social media and all that. कुछ इलाकों में उन्होंने डेफिनेटली बहुत ठीक ठाक ट्री प्लांटेशन की थी और कुछ इलाकों में बहुत गलत की थी। अगर उन्होंने अच्छी की थी तो इट वाजंट इनफ, क्योंकि केपी में जिस तरह के फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स और ये सब हो रहे हैं, ये दरख्तों की वजह से हो रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप दरख्त नहीं लगा रहे हैं, आप पौधा लगा रहे हैं। वो खातून एक छोटे बच्चे को लेकर जा रही है, मैंने कहा ये कौन है? बोला डॉक्टर असलम है। मैंने कहा ये डॉक्टर नहीं, ये बड़े होकर डॉक्टर, तो ये पौधा लगा रहे हो, ये बड़े होकर दरख्त बनेगा। इसको दरख्त बनने में 15 से 25 साल लगेंगे। सो आज भी अगर कराची में आपने 1 बिलियन ट्रीज लगा दिए ना, तो कराची का क्लाइमेट चेंज होने में 25 साल लगेंगे। सो किसने कितने भी दरख्त लगा दिए ना, मैंने कितने दरख्त लगाए होंगे, एंड दैट इज़ इमटेरियल कि मैंने कितने लगाए हैं। मेरे ख्याल से मैंने इतने ज़्यादा नहीं लगाए होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, लेकिन मैंने कितने दरख्त लगवाए, मेरी वजह से कितने लोगों ने दरख्त लगाया, अगर आप उसको सबको मिला के देख लें तो उससे 10,000 गुना ज़्यादा दरख्त लगाने की हमें ज़रूरत है। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो बट उसके अलावा दरख्त हैं कहाँ?
बच्चे ही वो है ना, तो हम अब उनको अटैक कर रहे तो हैं। वही है ना। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सिंध के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, सिंध में दरख्त नहीं है, तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है, तो इसीलिए सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में डिफॉरेस्टेशन हो रही है ना। बट यू कैन क्लियरली सी, अगर आप चल भी रहे हैं गलियात में भी, कि कहाँ लैंडस्लाइडिंग आई है, कहाँ लैंडस्लाइडिंग नहीं आई है। जहाँ आप देख रहे हैं कि ये कम से कम 100 साल पुराना दरख्त है, ये यार 2000 It's clear कि वहाँ landsliding 2005 नहीं में, माई वीडियो इज देयर, 2005 में आई वॉज इन बालाकोट, नवंबर 2005। बालाकोट में ये वाला पहाड़, जो बालाकोट का जो पुल है अक्रॉस द रिवर, जब आप बालाकोट से निकल के और आगे जाने के लिए करते हैं, तो ये वाला जो पहाड़ था ये पूरा स्लाइड करके दरिया के अंदर गिर गया था, कोई दरख्त नहीं थे उसमें। ये वाला पहाड़ ऑन द राइट साइड इंटैक्ट था, क्रैक्स पड़े थे उसमें बट इंटैक्ट था। क्यों? क्योंकि वो लोकल आदमी भी कहता है कि सर दरख्त पहाड़ों की कील होती है, उसमें डिफॉरेस्टेशन नहीं हुई थी, वो पहाड़ अपनी जगह पर था। कश्मीर में मैंने कितनी जगहों पर देखा है, वो आते हैं, वो नीचे कचरा वचरा जमा करके उसको आग लगा देते हैं, आस्ते 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 वो नीचे से वो जला के ख़राब होके वो दरख्त मर जाता है, फिर वो गिर जाता है, फिर उसको वहाँ से लकड़ी को उठाते हैं। ये जो ख़वातीन इन इलाकों में निकलती हैं और खाना पकाने के लिए और तपिश के लिए लकड़ी जमा करती हैं, इनके हाथ में कुल्हाड़ी नहीं नज़र आती है आपको, ये गिरे हुए लकड़ी के पीसेस उठाते हैं, क्योंकि ट्रीज ऑल्सो डेड वुड को वो शेड करता है। वहां की औरतों के हाथ में आपको कुल्हाड़ी नहीं नजर आता है। इट्स एन अमेजिंग फैक्ट। Why does this debate only trend between monsoons? The rest of the year nobody cares about planting trees to save the city. द सेम वे एज जब गर्मी आती है आप कहते हैं कि दरख्त लगाओ, विच इज द वर्स्ट टाइम टू बी प्लांटिंग ट्रीज। इट्स नॉट द सीजन, द सीजन इज फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है? अप्रैल, मई में। और सब कहते दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ, आज दरख्त लगा दो, नेक्स्ट ईयर हीट वेव नहीं आएगा। दैट्स नॉट द टाइम। अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं, हर कोई दरख्त लगवा रहा होता है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे बुलवाया और कहा कि जी वीसी के साथ में आपने दरख्त लगाना है। मैंने कहा यार अर्थ डे पर इट्स नॉट द सीजन, सबसे गर्म दिन होते हैं साल के, अर्थ के लिए आपने कुछ करना है, कोई और काम करें। ट्री प्लांटेशंस, आपकी प्लांटेशंस हैं, वो उसको सीजन में करें। नहीं, लेकिन हम अर्थ डे को बनाने के लिए हमने दरख्त लगाना है। So, जो लोग सुन रहे हैं, वैसे आपने बोला है कि करीबी मस्जिद है, करीबी कोई पार्क है, तो कोई खुद से लगाना चाहता है, कहाँ लगाए? जाकर कहीं भी उसको नज़र आ रहा है सीड्स डाल दें। आपके शहर का हर स्क्वायर इंच किसी की मिल्कियत है। हाँ। आपने उसके मालिक से पूछना है डेफिनेटली, क्योंकि हमारे शहर के अंदर ज़मीनें बहुत कम रह गई हैं जहां आप पूछ सककर दरख्त लगा सकते हैं। पार्क्स हैं और केएमसी आपके साथ में काम करेगी। एक ज़माना था वो मना कर देते थे, लेकिन अब वो अग्री कर जाते हैं। आपके जितने भी टाउन्स हैं उनके एडमिन्स वगैरह जो भी होते हैं, आप उनके डिपार्टमेंट में चले जाएं, उनसे कहेंगे जी हमें कोई पार्क बताएं, हमने दरख्त लगाने। दे वॉन्ट यू टू कम इन एंड दे विल, वो खड्डे भी बना के दे देंगे, खाद भी ले आएंगे, शायद कभी कभार वो पौधे भी ले आते हैं। दे वॉन्ट टू लुक गुड कि वो कर रहे हैं। फिर आप मस्जिदें हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनमें करें। ज़रूरी है कि आप फुटपाथ को खोद खाद के उसमें लगा दें और मौसम भी सही नहीं हो और मिट्टी भी सही नहीं हो, मैंने भी सही नहीं हो कभी, तो ये भी हुआ है कराची में। प्लीज़ आस्क हिम इफ देयर इज एनी वे टू ग्रो रेड मेपल इन कराची। Now you're talking about something that grows in Canada. There are maples growing in Quetta. There is maple growing in Murray, in Islamabad. Appropriate. Everything should be appropriate. एस्थेटिक्स के लिए चाह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं या कोई लोकल बता दें जो सिमिलर एस्थेटिक हो। मेरे पास ऑलरेडी गुलमोहर तो है।
आपको रेड फूल चाहिए, रेड फूल वाले भी काफ़ी हैं, वो ट्यूलिप ट्री भी है। आप बादाम का दरख्त लगाएं, साल में एक मरतबा उसके पत्ते लाल हो जाते हैं। ये जो क्लिफ्टन में लगे हुए होते हैं तो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो रेड में फिर सुंबल भी है। कैन वन ब्रिंग देयर वाइफ एंड किड टू हिज फार्म विदाउट एन इंस्टीट्यूशनल बुकिंग? Yes, of course. Just give us a call or get in touch with us. We'll arrange it. New planned forests in Pakistan like Changamanga. There should be hundreds and thousands of them. Has environmental activism achieved anything tangible in Pakistan? I think so. There is a change. There is much more awareness. And once there is enough awareness, there is a lot of greenwashing also. But there is a lot of awareness. There are a lot of youngsters who've come into the field. At the end of the day, it will have a lot of positive effects. What's his opinion on how our governments have allocated climate change and climate disaster relief funds? I don't know where they're using the funds. I really have no idea. Does he believe that the recent nationwide floods are a wake-up call for our politicians? There should be. Is there some plans in his capacity, or like may he take it to the government? There are good people in the education ministry. सब जानते हैं, तौफीक पाशा कोई नहीं है जो गवर्नमेंट में नहीं जानता तौफीक पाशा को। अपने घर के लेवल पे एक इंडिविजुअल क्या करे? देखिए, अपने घर के लेवल पर तो मैं बहुत सारी छोटी छोटी मैं टोटके आपको देता हूँ। टोटके तकरीबन सारे घर, वो घर में दही बनाने वाला ज़माना गया, अब दही मंगाते हैं। वो बंदा क्या करता है, एक छोटी सी थैली में दही डालता है, उसको डोरी से बांधता है और उसको एक शॉपर में, पता नहीं शॉपर क्यों कहते हैं, शॉपर तो वो होता है जो शॉपिंग जा रहा होता है बंदा, लेकिन खैर। तो आप इतनी सी दही घर मंगाते हैं, उसके लिए 2 प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल होती हैं। कराची में 3 करोड़ की आबादी रहती है, 3.25 करोड़ की आबादी है। अगर उसमें से 25,000 घरों ने दही मंगाई तो इसका मतलब है 50,000 थैली एक दिन में इस्तेमाल हो रही है। आप थैली के बजाय दही के लिए डिब्बा भेज दें कि जाओ बेटा इसमें डिब्बे में दही ले आओ, तो दिन के 50,000 थैलियाँ तो हमने यहाँ बचानी शुरू कर दी। आपके फ्लश टैंक में जो पानी जा रहा होता है उसको वॉल्यूम नहीं चाहिए होता है, वो उसको प्रेशर चाहिए होता है पानी का। एक सर्टेन अमाउंट तो वॉल्यूम चाहिए, लेकिन फ्लश की टैंक आपकी 10 लीटर लेती है या जो भी पानी उसमें आता है, उसमें आप एक ईंट रख दें या एक बोतल पानी की भर के उसमें डाल दें तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ईच टाइम टैंकी भरती है उसमें 1 लीटर पानी कम भरेगा, लेकिन टैंकी ऊपर तक भर जाएगी। आपने फ्लश खींचा, टॉयलेट बोल क्लीन हो जाएगा। हर फ्लशिंग में आपने अगर 1 लीटर बचा दिया। कराची में कितने फ्लश टैंक्स होंगे? 1 मिलियन तो होंगे ना, 10 लाख तो कहीं नहीं गए यार। और वो मेरे हिसाब से अगर सिर्फ 10 लाख फ्लश टैंक्स हैं तो 5 मरतबा तो ईच यूज़ होता होगा, तो 50 लाख, तो आप 50 लाख लीटर दिन के बचा सकते हैं। आप एक बत्ती बुझा दें, आप एक खिड़की खोल दें, आप एक रोशनदान लगा दें, आप टोकरी इस्तेमाल कर दें, कपड़े का थैला इस्तेमाल कर दें, घर से कचरा बाहर फेंकते हुए सोचें, रिसाइकलिंग के लिए दे दें। आप सिर्फ इतना कर दें कि जो कचरे की कुंडी पर आप कचरा फेंकते हैं उसको सेग्रीगेट करके वहाँ रख दें, ताकि एक गरीब आदमी आपके कचरे में से यूं करके कोई काम की चीज़, अपनी रिस्क रोज़ी, अपने बच्चों की रिस्क रोज़ी के लिए आपके कचरे में से उसको डिग थ्रू ना करना पड़े। प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, कार्डबोर्ड कार्टन्स हैं, कागज़ है, उसका अलग बंडल बना के यार साइड पर फेंक दो। Is environmental activism in Karachi detached from the struggles of the poor? I think तो थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया है। What do you think the rest of Pakistan misunderstands about Karachi's environmental struggle? They don't understand it at all. If you could design a long-term roadmap for Karachi, what would be the first institutional reform you'd push for? There's not one. It cannot be one. It has to be an integrated set of reforms. They all have to go hand in hand. Another thing is कि कराची के लोग घूमने फिरने के लिए पूरे पाकिस्तान में जाते हैं।
पूरे पाकिस्तान के लोग घूमने के लिए कराची नहीं आते हैं। उन लोगों को दे डोंट हैव अ क्लू अबाउट कराची। दैट्स फॉर द अर्लियर क्वेश्चन। They don't have a clue. How can they misunderstand when they don't even understand? Yeah. They haven't got a clue what Karachi is. And when we say that Karachi generates 60% of the revenue for Pakistan, they don't actually believe it. They don't see it. They don't understand it. How to educate the masses about clean environment? At all levels. मस्जिद में भी, स्कूल में भी, घर में भी। एंड अगर आप ये करते रहें फॉर द नेक्स्ट 3 generations, 25 से 30 साल लगेंगे। What is the roadmap to minimize the use of plastics where 70% of the population isn't aware of climate risks and the government has been unable to implement no plastic bag policies uniformly throughout Pakistan? यार बात सुनो, फिर अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, आपको गवर्नमेंट कहती है देखो चोरी करना अलाउड नहीं है, आप रोड पे आपने वन वे ट्रैफिक को नहीं तोड़ना है, आपने ये वन वे है, आप यहाँ से जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते हैं। हमने यार मेरी मर्जी है, मैं कैसे करूँ? तो ये तो नहीं चलेगा ना। द स्टेट हैज़ टू इन्फोर्स। अब अगर प्लास्टिक की थैली पर बैन है तो बैन है यार। आप लोगों को प्लास्टिक की थैली को इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते हैं आप, और क्या करेंगे यार। आप जाते जाते जो आपने किचन गार्डन शो करते थे आप, तो ये जो एक मूवमेंट है जो थोड़ा बहुत दुनिया भर में तो काफ़ी हो गई है, घर में उगाओ, खुद खाओ। जिन लोगों के छोटे छोटे घर हैं, क्या छोटी चीज़ें वो घर में उगा सकते हैं? यार बहुत सिंपल है ये मूवमेंट पाकिस्तान में एक्चुअली इस वक्त काफ़ी बड़ा हो गया है। अर्बन एग्रीकल्चर, होम बेस्ड एग्रीकल्चर, ग्रो योर ओन फूड, ऑर्गेनिक फूड का। और ये तकरीबन 2007 में हमने शुरू किया था एंड माशाल्लाह काफ़ी फैल गया। यार अगर जगह नहीं है, थोड़ी सी धनिया उगा लो ना, सिर्फ धनिया उगा लो। अगर सिर्फ इतनी जगह है कि एक गमले में धनिया उगा सकते हो, थोड़ी सी ज़्यादा जगह है तो थोड़ी धनिया और 1 मिर्च का पौधा, 2 मिर्च के पौधे लगा दो, टमाटर लगा दो। इधर से शुरू करो, जितनी जगह है उतना लगाओ। टमाटर का पौधा लग जाता है प्लांट, लेकिन गमले में। आप आए किसी दिन, ब्रिंग योर टीम। आप बताएं कब आए? हम नेक्स्ट टाइम पाशा फार्म्स में मिलेंगे। डन। वी हैव जस्ट स्टार्टेड प्लांटिंग। ये टाइम है विंटर वेजिटेबल्स के सीड लगाने का। आप टमाटर लगाएं, मिर्च लगाएं, बसर प्याज लगाएं, आप मूली लगाएं, गाजर लगाएं, फूल गोभी, बंद गोभी, बैंगन, ब्रोकली, आइसबर्ग, लेटस। दुकान तो खोल गई पूरी, बस बाकी क्या चाहिए। मैंने जो पोस्ट अर्थक्वेक एक रावलाकोट में विमेंस लाइवलीहुड प्रोजेक्ट किया था, जिसमें उनको मैंने सब्जियां उगाना सिखाया था कि वो अपनी फूड सिक्योरिटी भी हो और एक्स्ट्रा को बेचें। तो वहाँ तो लोग, हर किसी के घर के साइड में पहाड़ है, ज़मीन है। आप सब्ज़ी कहाँ से लेते हैं? सब्ज़ी वाले से। यार तुम लोग ज़मीनों पर रहते हो। आप इंटीरियर सिंध में कहीं भी चले जाएं, आप पंजाब में कहीं भी चले जाएं, ज़मीन पर रहने वाले लोग सब्ज़ी वाले से सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं। खुदा के बंदे 2-3 क्यारियाँ लगा। एक है आतिफ तौकीर, नाम सुना है? ही इज़ अ जर्नलिस्ट एंड अ पोएट एंड जर्मनी में रहता है। वो एक कॉन्फ्रेंस में हमारी मुलाकात हुई थी एंड वो इंस्पायर हो गया। अब वो जर्मनी में खरबूजे भी उगा रहा है, तो वो गाजर भी उगा रहा है, तो मूली भी उगा रहा है। उसकी वीडियोस हैं और उसको मैं बार बार कहता हूँ यार मेरी वाली टी शर्ट तो पहन कर करो यार। एंड क्या कुछ सीड्स लेने होते हैं? आपको थोड़ा सा बीज लेना होता है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी होती है, थोड़ा सा खाद लेना होता है, और आप एक गमला ले लें, एक पुराना लकड़ी का फ्रूट का क्रेट ले लें, आप टिन ले लें, आपको डिब्बा ले लें। मैंने जूते का जो डिब्बा आता है ना, उसमें मिट्टी भर के लाल मूली लगा दी थी। वो जब तक हमने लाल मूली खाई वो डिब्बा भी सड़ के वो भी मिट्टी बन गया था। आप
बोरी में लगा दें, आपके पास जगह है आप आलू उगा दें, गर्मी के सीज़न में आप करेला, तुरई, कद्दू, टिंडे, आपका छाई, आपका तरबूज, आपके खरबूजे, आप धनिया, पुदीना, पालक, चुकंदर, टेपर, यार 30-35 किस्म की तो आप सब्ज़ी लगा दोगे। बस हम अब नेक्स्ट टाइम आपके फार्म पे मिलेंगे, ज़रा सीखेंगे कैसे करते हैं और आप लोगों को भी सिखाएंगे। थैंक यू सर, आज हमें माय टाइम दिया। प्लेजर। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।